रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या? हो गया ना? হ্যাঁ হয়েছে। ओके ओके सर, चलो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली इनकम टैक्स क्लास है और आज इनकम टैक्स में हम लोग पीजीपीपी कर रहे हैं ना सर। पीजीपीपी मतलब सर इनकम टैक्स में जो हमारा टॉप 5 हेड्स है ना। टॉप 5 मतलब 5 ही होता है। तो 5 हेड में से वन ऑफ दी मेन हेड। सारे हेड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम कहीं से भी करो, इनकम टैक्स आपको आज ना छोड़ेंगे दम दमादम। समझ रहे हैं ना सर? मतलब आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी कमा लो, कुछ भी कर लो, बट आपको तो देना पड़ेगा। सो इन दिस पर्सपेक्टिव पीजीपीपी में हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग प्रोफार्मा कुछ क्वेश्चंस भी देखे, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था पीजीपीपी का मतलब है दैट इज इनकम जो रेक्टिफिकेशन किया जाता है, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना, है ना सर। मतलब ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, आगे भी करेंगे ऐसा। जैसे कि आपको पता होगा सर कि क्या हुआ था वहां पर कि मानो कि बिजनेसमैन अपने हिसाब से प्रॉफिट करके रखता है, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट बना के नेट प्रॉफिट बता के दे दिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना होता है कि भाई आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जरूरी नहीं कि वो एज पर आईटी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिंपल बोलेगा कि भाई आप रेक्टिफाई करो। मतलब एक कॉमन सेंस में आप बात को समझो। सिंपल आपको बोलेगा कि रेक्टिफाई कर लो, और रेक्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो अलाउड है उसको टच ना करो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करके देता है, पीएल पकड़ के देता है, है ना। पीएल उठा के दे देता है क्वेश्चन में आपको। रियल सिचुएशंस में भी ऐसा ही होगा कि बिजनेसमैन आपका पीएल लेके आएगा। जब आप लोग एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करोगे ना सर, क्या होता है उस सिचुएशंस में। एज ए टैक्स कंसल्टेंट जब आप काम करोगे तो बेसिकली आपके पास जब बिजनेसमैन आएगा अपना बिजनेस का टैक्स देने के लिए आएगा सर, हर साल जैसे रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है, हर बिजनेसमैन अपना सारे के सारे बिल वगैरह लेके, अकाउंट्स जो भी वो मेंटेन करता है, बैंक स्टेटमेंट लेके कंसल्टेंसी का कंसल्टेंट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर केस में बैंक स्टेटमेंट से ही काम हो जाता है, ठीक है। बस बिजनेस का नेचर बताओ और बिजनेस का नेचर बता के आपका मतलब अपना जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड कर दो। दे आर हाईली नॉलेजेबल कि वो वहां से अपना बिजनेस का पीएल बैलेंस शीट ड्रॉ करके फिर टैक्स भी जमा कर देगा। सर इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, दो तरीके के कंसेप्ट चलता है मार्केट में। मतलब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर ऐसा चलता है कि भाई आप कितना टैक्स दोगे वो पहले से आप प्री डिटरमाइंड कर लेते हो। कितना टैक्स देना है आप प्री डिटरमाइन कर लेते हो, मतलब बिजनेसमैन इस तरह का प्री डिटर्मिनेशन करता है। सर क्या ये लीगल है? सर लीगल इलीगल का बात नहीं है। बात यह है कि स्मॉल लेवल या मीडियम टाइप जो बिजनेसमैन है, मतलब स्मॉल लेवल में ही बात करूंगा, जिसका एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख के बीच में होता है, ठीक है। ये लोग आराम से मतलब अपने आप को लो टैक्स या फिर नील टैक्स कैटेगरी में ना डाल सकता है, क्योंकि आप टर्नओवर दिखाओगे, वहां से एक्सपेंस को माइनस करोगे, तो सब कुछ करने के बाद ना आपका प्रॉफिटेबल टैक्सेबल सिस्टम में आप उतने नहीं आते हो। मतलब अगर आप अपना इनकम एनुअली 5 लाख तक दिखा देते हो ना सर, टर्नओवर से माइनस वगैरह करके, तो चांसेस इज हाई कि आपको 5 लाख इनकम तक तो सरकार के घर में कोई टैक्स नहीं देना है। सर रूल्स तो कहता है कि 2.5 लाख तक कोई नहीं देना है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 2,50,000 तक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर में 1% नहीं जमा करना है। लेकिन सर अगर आप इनकम टैक्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 5 लाख तक आपको एक्चुअल में कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, मतलब बिजनेस इनकम का बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई लॉटरी काट के पैसा जीत गया, कोई अगर गैम्बलिंग खेल के जीत गया, वो सब तो एडजस्ट नहीं होता, उसमें फ्लैट रेट चार्ट होगा, वो अलग चीज। एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम का बात कर रहा हूँ। तो एक बिजनेसमैन का जो टैक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है,
जब आप अपने बैंक स्टेटमेंट लेके अपना परचेज सेल्स का जो हिसाब किताब लेके आप टैक्स कंसल्टेंट के पास, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के पास पहुंचोगे ना, तो वो सिंपल क्या करेगा, आपसे डेटा लेगा, आपसे डेटा लेके अपना टीएल बनाएगा और पहले से ही प्रॉफिट डिसाइड कर लेगा, क्योंकि वो कितना टैक्स देगा वो डिटरमाइन कर लेता है। सर ये अप्रोच थोड़ा अलग टाइप का सुनने में लग रहा है, बट ऐसा मार्केट प्रैक्टिस है। बट अगर आप मुझे पूछोगे सर तो भी जनरल मतलब होना क्या चाहिए, सर होना एकदम बिल्कुल, अगर एकदम ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट हो तो ऐसा होना चाहिए कि भाई आप अपना डिटेल्स दो, वो पूरा हिसाब किताब करेगा, परचेज बिल, सेल्स बिल जो भी आपके पास है वो सारा चीज देगा, एंट्री करेगा, जर्नल का, लेजर का पोस्टिंग करेगा, ट्रायल बैलेंस करेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है। वो सब करने के बाद पीएल से प्रॉफिट उठाएगा, इस साल का प्रॉफिट लेगा और उसके ऊपर देखेगा कि भाई अगर ये टैक्सेबल है तो टैक्स लगाएगा और सरकार के घर में रिटर्न फाइल करके जमा कर देगा। रिटर्न फाइल इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और अच्छा, और एक केस अगर ऑडिटेबल है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑडिट करने का मैं आगे आगे सब बताऊंगा, जब हम लोग रिटर्न फाइल चैप्टर में पहुंच जाएंगे ना, तो मैं ये सब सारा चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वहां पर क्या क्या लीगलिटीज कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तो एक बस कहानी, रियल लाइफ सुनाया। अब इसके पीछे जो मेहनत है वो मेहनत आपको चैप्टर के अंदर होना है सर। ये जो काम आपको दिख रहा है ना, तुरंत जाओ तुरंत हो गया, नहीं सर, इतना तुरंत तुरंत सब नहीं होता है। इसके पीछे एक कंसल्टेंट बनने के लिए जो मेहनत होता है उसके प्रोसेस में आप लोग अभी लगे हुए हो, ठीक है। तो चलो सर कंटिन्यू करते हैं लास्ट दिन में जहां से छोड़ा था। अच्छा, लास्ट वीक का तारीख क्या था रे लास्ट क्लास का? चलो कौन सा ये वाला है क्या? ब्लॉक ऑफ एसिड्स का कैलकुलेशंस करवाया था, है ना सर? ब्लॉक ऑफ एसिड्स का कैलकुलेशंस आपके साथ मैंने डिस्कशंस किया था। यस, इसमें एक सेकंड सर। अच्छा ठीक है, चलो एक मिनट से देखो। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में डेप्रिसिएशंस के ऊपर काफी डिस्कस हुआ था सर, सेक्शन 32 का एरिया, ठीक है। मैंने डिटेल्स में आपको सेक्शन 32 के ऊपर डिस्कस करके रखा था सर। और भी सेक्शंस हैं चार्जिंग सेक्शंस के ऊपर, तो आपको पता ही है, फॉर्मेट भी आपको मैं बताया, ठीक है। डिप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाया। आज कुछ और एरिया है जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया था, उसके ऊपर बात करूंगा सर, ठीक है। वेट सर, थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो लास्ट दिन मैंने करवाया था। अच्छा देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया था, जैसे कि क्वेश्चन 7 था मिस्टर शिवम के नाम पे, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ठीक है, WDV वाला। अच्छा, मिस्टर सोमन का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये लास्ट में था एक लास्ट दिन का आपका, एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कुछ एसेट लेके बैठा है, उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला था। सर आज क्या बताओगे? सर आज ना आपको मैं साइंटिफिक रिसर्च में बात करना है मुझे, ठीक है, काफी डिटेल्स है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट चलता है उसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगा। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो 145 का खेल है, फिर सेक्शन 28 29 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो एरिया अभी स्टार्ट किया ना सर, एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में, मतलब सेक्शन 29 क्या बताता है सर, भूलना नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, इसमें सेक्शन 29 ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस क्या बताते हैं हमें? सेक्शन 29 हमें ये बताते हैं कि भाई कंप्यूटेशन कैसे करना है, ठीक है, कंप्यूटेशन कैसे करना है। एज पर सेक्शन 29 इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28, मतलब 28 में जो जो इनकम को जगह मिला है हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 टू 43D। सेक्शन 30 से लेके 43D के बीच में वो सारा हिसाब करना है, जहां पर मुझे एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में बात करके रखा है कि भाई कौन सा खर्चा बिजनेस में हम डिडक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने सेक्शन 30 में आपको रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स बता के रखा था,
सेक्शन 31 में भी मैंने बताया, 32 डिप्रिसिएशन के ऊपर काफी डिटेल्स में बातचीत हो गया, ठीक है। उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट था, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा 20% का डिप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है जो प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, ठीक है, और वो भी अगर वो यूनिट 31 मार्च 2005 के बाद इंस्टॉल हुआ है तो, ठीक है, याद रखिएगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा है तो, और स्पेशली अगर वो पावर जनरेटिंग यूनिट है तो बिल्कुल, ठीक है। और इसमें और दो चीज था, अगर 180 डेज के कम दिन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आधा मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, और 180 दिन के ऊपर हो जाने से पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। एंड ये सब डिस्कशंस मैंने कर दिया था सर। सेक्शन 35 पे डिस्कस करूंगा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं सर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 35 क्या बात करता है सर। ये नाम सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा सर, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब बात अटपटा सा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों मैंने बोल दिया कि साइंटिफिक रिसर्च अटपटा सा क्यों लग रहा है आपको सर। बात को ध्यान से समझे, बैकग्राउंड को समझे। बिजनेस करने के लिए क्या साइंटिफिक रिसर्च करना जरूरी होता है? अरे बिल्कुल, बिजनेस करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करना बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या है ना, आजकल हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में काफी पीछे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बट बहुत पीछे हैं। रिसेंटली अगर आप लोग एक साइंटिफिक रिसर्च, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का नाम याद आया, नारायण मूर्ति सर को जानते हैं आप लोग? हाँ सर, आप लोग नारायण मूर्ति सर को जानते कि नहीं? इन्फोसिस का जो फाउंडर है, उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट किया, एक एक शो में, एक एजुकेशनल शो था, कहीं पर कोई प्रोग्राम था, तो वहां पर नारायण मूर्ति सर ने एक कमेंट में ये कहा कि स्पेशली आईआईटीज के बारे में कहा कि हमारा जो आईआईटी है ना सर, तो बेसिकली आईआईटी जितना हम लोग सुनते हैं इससे थोड़ा ओवर रेटेड ही है। मतलब जब वर्ल्ड लेवल में डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, यस इंडिया आगे बढ़ रहा है, बट नारायण नारायण मूर्ति सर का मानना है कि, मानना नहीं है, मतलब एक ग्लोबल रैंकिंग आया, एक वर्ल्ड रैंकिंग आया जिसमें वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया से आईआईटी वगैरह को चांस नहीं मिला। आईआईटी आईआईएम कोई नहीं है वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं है। मतलब न्यू डेवलपमेंट इन द सेंस क्या, बड़े बड़े बिल्डिंग होना चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है सर हमारे इंडियंस का। हम लोग एजुकेशन को बिल्डिंग से देखते हैं, ठीक है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना सुंदर देखने में है, कितना अच्छा सेल्फी खींचा जा सकता है तो इंस्टीट्यूट बड़ा हो गया। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है सर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मेन क्राइटेरिया है। तभी तो भारत का कोई भी टॉप 50 में वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आ पा रहा है। और आज नहीं सर, काफी दिनों से ये कोशिश चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बिजनेस लेवल में भी देख सकते हैं। अगर आप इंडियन बिजनेस वर्ल्ड को देखो, हम लोग यहाँ पर जॉब क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली जॉब क्राइसिस तो होगा, क्योंकि इंडिया में अगर आज के डेट में कोई बड़े कंपनी, मतलब बिजनेस वर्ल्ड जो चल रहा है, जो लोकल इंडियन बिजनेस है ट्रेडिशनल लेवल में वो तो है, ठीक है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। 140 करोड़ पॉपुलेशन को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इंडिया में जॉब क्रिएट करने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज पे भरोसा करना पड़ता है। और वो अलग बात कि हम लोग फॉरेन कंपनी में जॉब करने के लिए पागल है सर। मतलब हमें ना ये लगता है कि अगर गूगल में हमें नौकरी मिल गया, इंडियन साइकी है सर ये, ठीक है, इंडियन साइकोलॉजिकल मतलब डिसऑर्डर मानता हूँ मैं इसको, कि हम लोग अपने कंपनी में अगर किसी को बोलोगे कोई इंडियन कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको ना उतना अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बोल देते भाई गूगल में है, अमेजन में है, ठीक है। ये मतलब ये यही जो डब्बा सोच है ना सर, आई एम नॉट अगेंस्ट गूगल और अमेजन, बट प्रॉब्लम है कि ये जो सोच है ना, ये सोच डब्बा वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना अपने रिसर्च पे, अपने डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते, इसीलिए इंडिया में बिजनेस नहीं होता है ठीक ठाक से। जो डिमांड है हमारा, जो हमारा डिमांड है, जो हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव एरिया है, उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। और स्पेशली 140 करोड़ लोगों के लिए तो बहुत पीछे रह गए हम लोग। तभी तो यूएस की कंपनीज, यूएस में 30 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से अगर 20-40 कंपनीज भी सामने निकल के आ जाते हैं तो लोग मेहनत करते हैं, एजुकेशन में समय देते हैं, इनोवेशन करते हैं। आज के डेट में, एक समय में जो भारत करता था वो भारत का प्राइड अभी नहीं है।
अब प्रॉब्लम है कि क्योंकि इनोवेशन नहीं है, इसके ऊपर मुझे बात आपको एक बार याद दिलाना पड़ेगा, रिसर्च का बात चल रहा है। तो आप लोग शायद सुने होंगे, यूएस में एक जगह है कैलिफोर्निया में, जगह नाम है सिलिकॉन वैली। यहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनीज जो टेक्नोलॉजिकल लेवल में आज के डेट में आप नाम सुनते हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन सिलिकॉन वैली में बना है। अगर आप यूएस के मैप में जाओगे, वहां पर आप सिलिकॉन वैली सर्च करोगे तो यू विल फाइंड अ सर्टेन एरिया जिसका नाम ही है सिलिकॉन वैली। अब इंडिया में बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बिजनेस या टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप या जो भी न्यू बिजनेस स्टार्टअप बन रहा है, ठीक है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी वर्ड एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, बिकॉज कोई भी स्टार्टअप करे तो टेक्नोलॉजी उसका साथ तो आएगा ही आएगा सर, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये टेक स्टार्टअप करने के लिए इनोवेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनोवेशन रिसर्च ना एक दिन में नहीं आता। इनोवेशन आज हमारे यहाँ पर लोग यही नारायण मूर्ति सर बोल रहे थे कि नारायण मूर्ति सर बोल रहे हैं कि आईआईटी में जो कोई भी एडमिशन ले रहा है सब बस नंबर के पीछे भाग रहा है, और आईआईटी भी वही कर रहा है। कोचिंग सेंटर में लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब वो बेसिकली कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट में भी बात कर दिया, बोले कि लोग कोचिंग में ज्वाइन करते हैं नंबर पाने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम नारायण मूर्ति सर का एक ही है कि बात कोचिंग का नहीं है, मतलब नारायण मूर्ति सर दोनों को बोल रहे हैं, मतलब आईआईटी या कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बोल रहे हैं और कोचिंग सेंटर को भी एक हाथ लिया। बोला कि ये लोग सिर्फ लोगों को मगअप करा रहा है, प्रैक्टिस करा रहा है और मार्क्स के पीछे भगा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग इनोवेशन से काफी पीछे आए, रिसर्च डेवलपमेंट तो छोड़ो, वो सब चीजों के साथ स्टूडेंट्स का माइंड सेटअप ही नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स इज नॉट क्यूरियस। स्टूडेंट्स क्यूरियस नहीं है, उनके मन में सवाल नहीं आता, उनके मन में कौन सा चीज क्यों होता है जानने का कोई इच्छा नहीं है। उनको बस नौकरी से मतलब है, पैसे से मतलब है, और मजा का बात है लाख में से सिर्फ एक या दो बंदे को जॉब मिलता है, बाकी लोग इसी आशा से खत्म हो जाते कि हमें भी मिल जाएगा, और फिर जिंदगी भर एक टाइम के बाद आफ्टर 30s और कोई वापस रिटर्न आने का टाइम नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये नारायण मूर्ति सर रिसेंटली कहा, आप यूट्यूब में देख जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इन्फोसिस के जो फाउंडर है सर, ठीक है, तो उनका यही मानना है कि भाई ये जो रिसर्च एबिलिटी, ये जो पर्टिकुलर वे ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बेस करके स्टूडेंट के मन में कुछ नया करने का इच्छा हो, तभी तो कोई बिजनेस बनेगा, तभी तो न्यू स्टार्टअप बनेगा, तभी तो इंडिया में भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। जो जरूरत की चीजें हैं हम लोग भी दुनिया को कुछ बेच पाए। ऐसे मोदी जी बोल रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कि भाई मेक इन इंडिया, बट ये एक दिन का बात नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब मोदी जी आने के बाद एक चीज तो हुआ है ऑब्वियसली, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कि वो बार बार मेक इन इंडिया में फोकस कर रहा है, और इसमें रिसेंटली भी कुछ इनिशिएटिव लिया। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हम लोग जब कोविड सिचुएशन आया था तो हम लोगों ने यहाँ पर दवाई बनाया, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट हम लोगों ने जो वैक्सीन बनाया ना सर, ये वैक्सीन बनाने का टेक्नोलॉजी या फिर वैक्सीन का जो रिसर्च फॉर्मूला वो हमारा नहीं है। वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो हमारा नहीं है, फॉर्मूला किसी और का है, फॉर्मूला किसी और का है, हम तो बस उसको इस्तेमाल करके लेबोरेटरी में बनाए। तो ये दिन कब आएगा जिस दिन भारत खुद फॉर्मूला डेवलप करेगा? उनका सवाल इस पे था। तो एग्जैक्टली अगर फॉर्मूला भारत में बनेगा तो भारत भी लीड करेगा ना। तो वर्ल्ड लीडर बनने के लिए ये होना चाहिए। तब जैसे आज अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, यूरोपियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल कंपनी, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी, है ना, ये जैसे दुनिया में राज करता है, हम भी राज करें। दुनिया में राज करने के लिए ये चीज जरूरी है सर, एजुकेशन लेवल में क्यूरियस होना, एजुकेशन लेवल में सोचना। ऐसा नहीं कि सर कोई रट्टू तोता की तरह पढ़ते जाए और एग्जाम पे जाके उल्टी कर दे, फिर जब जॉब नहीं मिलता या फिर एट पर सैलरी नहीं मिलता। आजकल आईआईटी ग्रेजुएट करने के बाद भी सैलरी एट पर नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है सर। क्यों? बिकॉज वही प्रॉब्लम है, आई होप यू अंडरस्टैंड जो नारायण मूर्ति सर कहना चाह रहा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड बहुत अलग है सर, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता। हम तो बस एक दो एग्जाम्पल देख के ना सोचते सबका मतलब 99 का जिंदगी वैसा ही बनने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार आपके लिए ये वाला प्रोविजंस ना बनाता। बात को समझे, मैं इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड चर्चा किया कि साइंटिफिक रिसर्च में सरकार सेक्शन 35 को क्यों बनाया। यही मेन कारण है कि ताकि हमारे बिजनेस में एक मतलब साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप किया जाए और उसके पीछे जो खर्चा होता है उस खर्चे को इनकम टैक्स में छूट दिया जाए। सर इतना ही बोल देते
इतना बैकग्राउंड में जाने का क्या जरूरत था? आप नारायण मूर्ति सर थोड़ी हो, हम लोग सुन लेते नारायण मूर्ति सर, फर्क नहीं पड़ता सर। मेरे को जो समझ में आता है वो तो मैं बोलता हूँ। तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी, any revenue and capital expenditure other than cost of acquisitions of land on scientific research for in-house research related to its business is allowable as deductions. Point to be noted, sir. Section 35 subsection 1 clause 1 भी है, section 35 subsection 1 clause 4 भी है, and उसको section 35 subsection 2 के साथ रीड करने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा है? कह रहा है सर, अगर आप कोई रेवेन्यू खर्चा करते हो, अगर आप कोई कैपिटल खर्चा करते हो अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन को एक्विज करने को छोड़ के, जमीन एक्विज करने का मतलब सर बिजनेस बनेगा तो कहीं कहीं ना कहीं आप एक प्लांट या मशीनरी लगाओगे, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि आपको एक कहीं पर प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करोगे तो आपको एक जमीन चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो जहां पर मानो कि ये जो जमीन है या जो लैंड है, इस लैंड को आपने पहले लैंड को एक्वायर करना है, फिर वहां पर जाके आपको फैक्ट्री लगाना है, फिर मशीनरी लगाना है, तब जाके वो फैक्ट्री रन करेगा। सिंपल सा बात है, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ है नहीं। तो कह रहा है बड़ा सिंपल वे में कि एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू इट्स बिजनेस इज अलाउएबल एज डिडक्शंस। इन हाउस रिसर्च मतलब आप अपने कंपनी के लिए जो भी इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो ये खर्चे को माइनस करने का मौका मिलेगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा, बट पहले प्रोविजंस देख लेते हैं सर। डिडक्शन इज आल्सो अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर सच साइंटिफिक रिसर्च। पॉइंट टू बी नोटेड सर। डिडक्शन किस किस के लिए देगा आपको? डिडक्शन इज आल्सो अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर सच साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the year of commencement of business. Such expenditure is deemed to have been incurred in the year of commencement of business and is hence allowed as deductions in that year. मतलब आपको 3 साल लगातार तक आपको ये सब खर्चा आपको माइनस करने का मौका मिलेगा। डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ मटेरियल्स, मतलब अगर आप सैलरी पे करते हो, ठीक है, मटेरियल परचेस करते हो, ठीक है, मटेरियल इनपुट्स, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने सैलरी पे किया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, तो उसके लिए भी जो खर्चा होगा ना, ड्यूरिंग द 3 year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में अगर आपका मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो करंट ईयर से पिछले 3 साल में, मतलब अगर 2022-23 में आप अगर आपका हिसाब कर रहे हो आप, तो प्रीवियस 3 year में आपने रिसर्च के पीछे जो सैलरी दिया, ठीक है, रिसर्च के पीछे आपने जो सैलरी दिया, ठीक है, आप लोग देखिएगा कुछ लोग सर पीएचडी करते हैं, पीएचडी करके वो रिसर्चर है, तो रिसर्चर के जब वो सिर्फ एक रिसर्चर के हिसाब से किसी कंपनी में जस्ट अपना जो भी उसका एक्सपीरियंस है, मतलब जो रिसर्च पेपर है वो उसके बेसिस में ना कंपनी अपना बिजनेस करना करता है। स्पेशली ये सब चीज आप लोग देखोगे ज्यादातर केस में फार्मास्यूटिकल्स लेवल में, इंजीनियरिंग लेवल में, ठीक है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है आज की डेट में, आपको मैं आगे आगे लिस्ट भी सुनाऊंगा। लेकिन आप देखोगे कि ये सब जगह में ना जो रिसर्चर के हिसाब से काम करते हैं तो कंपनी उसको ना सैलरी पे करते हैं, ठीक है, सैलरी पे करते हैं। तो जब वो सैलरी उनको मिलता है ना, ठीक है, वो एज ए रिसर्चर, तो वो कंपनी के लिए खर्चा है, सिंपल बात है। तो ये जो कंपनी खर्चा करवाते हैं ना इनपुट्स के पीछे, रिसर्चर के पीछे, ये तो कंपनी के लिए एक बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना, ठीक है। जैसे कोविड का दवाई बनाने के लिए हमारे इंडिया में भी काफी खर्चा किया गया कंपनी की तरफ से। ऐसे कौन सा कंपनी किया था सर बहुत ज्यादा? नाम बताओगे आप लोग? कोविड के मेडिसिन बनाने में इंडिया में कौन सा कंपनी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव उठा के काम किया है? एनी एनीवन प्लीज टेल मी, बोलो सर। वो क्या नाम है कंपनी का? मुझे बंदे का नाम याद आ रहा है बिजनेसमैन का, आदर पूनावाला। नाम तो सुने होंगे आप लोग। हेलो, का कंपनी का नाम क्या है? आदर पूनावाला कंपनी का नाम है सीराम, सीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस ना सर? हेलो सर, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? कनेक्टेड हो आप लोग? देखो सर इसका रेवेन्यू देखो,
ये देखो सर, 5926 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, बहुत इनकम किया और आगे भी करेगा। लेकिन इनका मेन कॉन्सेप्ट जो है सीरम इंस्टीट्यूट का, ठीक है, पुणे का है और आदत पूना वाला उनका करेंट ओनर है। बेसिकली इन्होंने रिसर्च में वगैरह में बहुत खर्चा किया, तभी जाके ये देखो कोविड-19 वैक्सीन में क्या किया, आप आगे पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने इंडिया में दवाई बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं सर, इंडिया में दवाई बना के ये वर्ल्ड लेवल में इसको सप्लाई भी किया। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव्स है जो इन्होंने करके दिखाया, बिजनेस भी बना, जॉब भी क्रिएट हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। तभी तो मोदी जी इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि भारत अभी दुनिया को हेल्थ सेक्टर्स में दुनिया में लीडर बनेगा। मतलब मोदी जी को बड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स आ गया था। ठीक है, ऐसा आना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा आना भी चाहिए। ऐसे एक खराब रिपोर्ट आया रिसेंटली, अफ्रीका में एक सिरप कंपनी है, इंडियन सिरप कंपनी, मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो सिरप बनाता है ना, वो सर्दी खांसी में जो सिरप होता है, तो वो अफ्रीका में काफी सारा लोगों का डेथ हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली 60 के आसपास बच्चे लोगों का ऐसा कुछ हुआ है, और वो इंडियन एक कंपनी है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये बहुत ही खराब बात है ना सर। अगर कभी भी ऐसा होता है, जैसे अगर चाइनीज कंपनी का चीज यूज करके हमारे यहाँ पर कुछ होता है कि हम चाइना को गाली देता है ना, तो फिर अगर इंडियन कंपनीज का कुछ इस्तेमाल करके अगर फॉरेन में किसी भी कंट्री में किसी भी बच्चे का कुछ होता है, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस पे ये हमारा प्रोडक्ट चलता है बहुत, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है सर। ठीक है, बिजनेस लेवल में ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। तो वही क्वालिटी को डेवलप करना है। अच्छा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 इस पर्टिकुलर पॉइंट में बात की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पिछले 3 साल में अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि सैलरी पे करना, ठीक है, रॉ मटेरियल में खर्चा करना, ठीक है। जैसे अगर वैक्सीन बनाना है, जैसे कि आदर पुनावाला को अगर वैक्सीन बनाना है, तो ये वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, वैक्सीन को यूज करने के लिए जो उनको सैलरी पे करना है इसको बनाने के लिए, ये सब उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए ऑब्वियसली सीरम इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी होगा सर, क्या बोलते हो? अरे बिल्कुल होगा। तो पुणे में इनका जो लेबोरेटरी है, ठीक है, इनका जो लैब है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इनका जो लैब है, ये लैब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां पर ये पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया गया है, भारत को भी दिया गया और साथ में भारत के बाहर भी उसको बेचा भी गया, और कहीं किसी किसी कंट्री को फ्री में भी दिया गया। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि इतना बड़ा बिजनेस को करने के लिए जो लैबोरेटरी चाहिए था, इतना बड़ा रिसर्च को करने के लिए जो लैब फैसिलिटीज चाहिए था, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे? हेलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये थोड़ा बिजनेस लेवल में आइडिया जनरेट जरूर कीजिएगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the year of commencement of business is also deemed to have been incurred in the year in which the business commences and is hence allowed as deductions। तो इसको भी आप एज ए डिडक्शंस बिजनेस में खर्चा दिखा सकते हो। ठीक है, मतलब अलाउड खर्चा हो जाएगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 रीड विद सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। साथ में और भी कुछ पॉइंट बोलता है सर, जैसे क्या बोला देखो, कहता है इन केस ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी बता रहा था, आप लोगों को कहीं खबर लगता है कि सर क्या फालतू में इधर उधर गप्पे सुनाते रहते हो, लेकिन कभी आप लोग गौर से सुनिएगा ना, मैं कई बार ऐसे ही आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ और बाद में वही स्टोरी किताब में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा होता है। ऐसा 90% टाइम में होता है। अब देखिएगा, मैं ऐसे ही स्टार्ट हो जाता हूँ स्टोरी हिसाब से, लेकिन आगे देखोगे वही बात कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं जो भी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, आप लोग शायद सोचोगे कि पढ़ाई मतलब एकदम सीरियस नोट पे लाइन बाय लाइन होना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज सर, नॉट ऑलवेज। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो सर, in case of companies engaged in the business of biotechnology or manufacture or production of article or thing other than the article or thing listed in the 11th schedule, जिसमें alcoholic spirit, tobacco products, cosmetics, toilet preparations, confectionery, chocolate, toothpaste, dental cream, tooth powder, soap, इनको छोड़ के, ठीक है, जो 11th शेड्यूल में आर्टिकल में बोला हुआ है उनको छोड़ के बाकी जो भी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्कोहल, स्पिरिट, टोबैको प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट प्रिपरेशंस, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स, टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाउडर,
एंड सोप। आई होप इसको समझ रहे सर आप, ये सब बेसिकली कमर्शियल यूज के लिए है, तो इनके रिसर्च में आपको वो छूट नहीं है। बट इन केस ऑफ कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग अदर देन दीज प्रोडक्ट्स, डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आपको साइंटिफिक रिसर्च में 100% डिडक्शन मिलेगा। 100% जितना भरोगे उतना खर्चा आप दिखा सकते हो ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इज अलाउड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। बार बार बात चल रहा है सर, लैंड बिल्डिंग का खर्चा को अलाउड नहीं करेगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 ए बी में इसके बारे में बोला गया है सर। ठीक है सर, इसके अलावा और भी चीजें आप देख सकते हो। कंट्रीब्यूशंस टू आउटसाइडर्स, ठीक है सर, ये कंट्रीब्यूशंस टू आउटसाइडर्स क्या है देख लेते हैं सर। सर कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एनी एसएससी टू सर्टेन स्पेसिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। मानो कि आप खुद का बिजनेस नहीं करते बट कोई रिसर्च करते हैं तो उन पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना चाहिए, रिसर्च करने के लिए पेमेंट करते हो। ठीक है, रिसर्च करने के लिए आप खर्चा देते हो। तो कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एनी एसएससी, मानो कि मिस्टर एक्स या मिस्टर जेड जो भी है वो क्या किया, वो एसएससी है, मतलब उनका टैक्स लायबिलिटी आने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ खर्चा करके रखा है। SEC to certain specified approved institutions shall be entitled to deductions of 100% of contribution made। मतलब से फॉर एग्जांपल एनीवन, शायद आप में से भी कोई या आपके फैमिली में से कोई या फिर एनी ABCD Z एनीवन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो अगर किसी जगह में एक्सपेंस करता है, कंट्रीब्यूशंस करता है तो 100% डिडक्शन अवेल कर सकता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA। सर क्या क्या है इसमें, चलो देख लेते हैं सर। सर नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब अगर आप किसी कॉलेज को देते हो, किसी यूनिवर्सिटीज को देते हो, ठीक है, ये अलग बात कि हमारे देश में बहुत ही कम कॉलेज वगैरह में ये सब रिसर्च का काम चलता है, ठीक है, बहुत ही कम कॉलेजेस वगैरह है, मतलब एक दो है, उन्हीं को लेके सारा दिन लोग माथा व्यथा करता रहता है। स्कूल में भी लैब का काम बहुत ही खराब है, ठीक है, मतलब नाम के वास्ते चलता है, ठीक है, किसी किसी जगह में मैं तो जानता हूँ, स्पेशली छोटे छोटे टाउन में, गांव साइड भी, तो अभी भी मतलब बहुत ही खराब हालत है लैब होता है बट लैब करवाते नहीं है, ठीक है, बहुत वेरी फ्यू आपको मिलेगा। और जो जहाँ पर होता है वो स्कूल अच्छा हो जाता है, वो कॉलेज अच्छा हो जाता है। करवाना तो सब जगह में चाहिए, लेकिन वो लैब का जो पैसा मिलता है ना सरकार की तरफ से, वो पैसा भी खा लेता है कौन, स्कूल कमेटी वाले, ठीक है। इतना खा खा के मोटा हो जा रहा है ना लोग, क्या बताओ आप। चलो, तो नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, नोटिफाइड मतलब जिसको सरकार ने नोटिफाई करके रखा है कि भाई यहाँ यहाँ पैसा डालो रिसर्च के लिए, तो आपको 100% डिडक्शन का मिल जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा हिसाब कैसे होता है। सर 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में अप्रूव नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, देयर आर सम कंपनीज आल्सो जहां पर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट करोगे तो वो भी आपको माइनस कर देगा, मतलब डिडक्शन करने का मौका दे देगा। 35 सबसेक्शन क्लॉज 3, बोलो सर। हेलो, यस, किसी का अनम्यूट हुआ था, कोई क्वेश्चन आ रहा था क्या? हेलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ, बोलो सर। हाँ सर। Approved notified company for scientific research, section 35 subsection 1 clause 2A, section 35 subsection 1 clause 3 जो है सर, ये notified approved research associations, university, college, other institutions for research in social science or statistical research। सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अब आपको क्या सोशल साइंस पढ़ाऊंगा क्या? नहीं सर, सोशल साइंस बेसिकली सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है, कि समाज में क्या जरूरत है उसको जानने का, समझने का एक सिस्टम है। जैसे अगर मैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च का बात करूं, हमारे देश में जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना सर, ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में दो ही है। एक है आपका कोलकाता में और एक है दिल्ली में, आई थिंक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नाम सुना आप लोगों ने? ये रहा ISI कोलकाता, ठीक है, ये इंडिया में ज्यादा नहीं है सर, दो ही है, ठीक है, एक आपका
कोलकाता में होगा, दूसरा आई थिंक आपको दिल्ली में इसका ब्रांच होगा, या फिर एक ही है कोलकाता में। ठीक है सर, आप बोलोगे सर ISI कोलकाता में हेडक्वार्टर है, अच्छा। चेन्नई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, आसाम तेजपुर में है, पुणे में है, और ये सब जगह में। ठीक है, कैंपस आपको और भी जगह में देखने को मिलेगा सर। क्वेश्चन क्या है सर, ये अचानक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ से आ गया सर? कोलकाता में अगर कभी आप लोग डानलॉप साइड में जाते हो, ठीक है, सोदपुर डानलॉप साइड में जाते हो, तो आपको डानलॉप एंटर करने से पहले ही BT रोड में दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। जिनको नॉलेज है कोलकाता का, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, मतलब अगर दक्षिणेश्वर भी जाते हो कभी आप, तो दक्षिणेश्वर जाने के टाइम पे आपको लेफ्ट साइड में कैंपस देखने को मिलेगा। सर क्या हो जाएगा देख के? कुछ नहीं, बस इतना नॉलेज रखना कि होता क्या है इंस्टीट्यूट में। ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आप स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई जैसे लोग IIT IIM के लेके बात करता है, चार्टर्ड को लेके बात करता है, ठीक है, सिमिलरली ISI को लेके भी बहुत बातें होते हैं सर। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली। इंडियन गवर्नमेंट को जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा मिलता है ना सर, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को जो स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है, चाहे किसी भी मैटर पे हो, ये सारे डेटा इनके पास से मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही कोर लेवल में काम करते हैं सर, वेरी कोर लेवल में काम करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ठीक है, समाज के लिए, कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकल के आए हैं सर, बाकी आगे जाके वो लोग बड़े बड़े रिसर्चर बने हैं। ठीक है, बाकी आप बाद में चेक कर सकते हैं। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, तो ऐसे जगह में जो भी पैसा डालेगा, ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च या फिर एनी अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस जो आप इसकी, तो ISI तो आप बिल्कुल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। सो यहाँ पर अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जैसे देश का पॉपुलेशन का जो विचार होता है, सेंसस होता है, ठीक है, कहाँ कितना लोग रहते हैं, कहाँ मेल कितना है, कहाँ फीमेल कितना है, ठीक है, कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है, कहाँ से पता चलता है सर? ये सब रिसर्च करके पता चलता है, सर्वे करके पता चलता है। ठीक है, फिर उसके एरिया का बिजनेस का हिसाब क्या है, ठीक है, किसी एरिया में एग्रीकल्चर कितना अच्छा होता है, कहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा है, कहाँ पर सर्विस सेक्टर ज्यादा है, कौन से एरिया में टूरिस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। सिर्फ सभी चीजें ना रिसर्च करके, सर्वे करके तभी मिलता है। ठीक है, किसका क्या पोटेंशियलिटी है, कौन से एरिया में लोगों के अंदर नॉलेज ज्यादा है, किस एरिया में लोगों के अंदर मेहनत करने का क्षमता ज्यादा है, सभी चीजों का खबर बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं मेल फीमेल रेशियो में बात करूँ आपसे, जैसे इंडिया में साउथ इंडिया जो है सर, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेल फीमेल रेशियो में फीमेल ज्यादा है, स्पेशली केरला का अगर मैं बात करूँ। ठीक है, केरला इज दी स्टेट्स, केरला इज द ओनली स्टेट्स इन इंडिया जहां पर फीमेल रेशियो ज्यादा है। मतलब नॉर्मली भारत में 1000 मेल में कितना फीमेल है ये काउंट किया जाता है। भारत का रेशियो है आई थिंक 935, 1000 मेल में 935 फीमेल, ये इंडिया का रेशियो है। ठीक है, लेकिन केरला का रेशियो उल्टा है, वहां पर 1000 फीमेल में कितना मेल है ये देखा जाता है, तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम है। 1000 मेल में आई थिंक 990 मेल या फिर 999 समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा और भी स्टेट्स आजकल डेवलप किया है। और सबसे खराब हालत में है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का सिनेरियो सबसे खराब है, वहां पर 1000 मेल में, ठीक है, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा सा ना वो डिस्पैरिटी है। ठीक है, अभी भी समाज में इस तरह का सोच विचार है, वही लड़का हुआ तो अच्छा, लड़की तो बेकार। ठीक है, ये पुराना जो एक घटिया सोच जो एक समय में हमारे समाज में चलता था, वो सोच विचार अभी भी प्रिवेल है, अभी बहुत आगे निकल रहा है, बट समय लगेगा सर चेंज होने में। आई थिंक 870 या 890 के आसपास का कुछ रेशियो 2011 सेंसस का था, 1000 मेल में 870 लड़की, मतलब 100 के आसपास का फीमेल कम है। क्यों? वही जो खराब सोच सर, अब क्या बताऊं मैं इसके। तो सामाजिक मैटर का बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो सामाजिक मैटर क्यों है, किस लिए है, ये कैसे चल रहा है, प्रॉब्लम है, तो अगर आप रिसर्च करोगे, सर्वे करोगे, तो रूट में जाके काम कर सकते हो और डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, 35 subsection 2AA approved national laboratory university IIT specified person to be used for scientific research undertaken under the approved। तो ये साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बट इसके अलावा और भी कुछ सेक्शंस है। ठीक है, मुझे एक बार उसके बारे में बता देना चाहिए आपको। मतलब ये जो था ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस था, इसलिए मैंने आपको एक बार दिखा दिया। लेकिन इसके अलावा देयर आर मोर सेक्शंस। ठीक है, जितना जानो उतना कम पड़ जाए सर। ठीक है, बट मेनली ये जो सेक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, अगर आप इतना पढ़ोगे तो काफी है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस डिमांड करेगा ना,
मैं आपको बता दूंगा सर कि अगर कुछ और सेक्शंस के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, बट इतना जान के हम लोग आगे आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक डिडक्शन अलाउेबल का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, इसका ना एक फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है फ्लो चार्ट, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। कैपिटल रेवेन्यू आई ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। 35 टू डबल ए, सम पेड टू नेशनल लेबोरेटरी एटसेट्रा, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये फ्लो चार्ट देख लो ना एक बार, ये फ्लो चार्ट एक बार देख लो तो काफी सुविधा हो जाएगा आपको। तो दिखाई दे रहा है ना, और थोड़ा बड़ा करें, दिख रहा है ना? देखो क्या लिखा है, है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में अगर फ्लो चार्ट को देखें, डिडक्शंस अलाउएबल अंडर दिस सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ, अब देखो सर आपको सब पता है, अब बस मैं फ्लो चार्ट को ना रीड करूंगा। देखो कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, किस पे खर्चा कर रहा है, तो डिडक्शन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। बाय ए कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्जांपल के तौर पे पूना वाला को ले सकते हैं ना, बिल्कुल, है ना, आदर पूना वाला मतलब हमारा सीरम इंस्टीट्यूट। तो by a company engaged in the business of biotechnology or in any business of manufacture or production of any article not being article or thing specified in the list of 11 schedule on an approved in-house research, उसका लिस्ट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ठीक है। अल्कोहलिक स्पिरिट, ठीक है, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, सोप वगैरह वगैरह, ठीक है, एक लिस्ट था लंबा। उसको छोड़ के बाकी जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी होगा उसमें अलाउ करेगा, कितना अलाउ करेगा, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा ये हो गया एक पहला पॉइंट। इनकर्ड बाय एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, कौन कर रहा है, एसएससी खुद कर रहा है, अपने बिजनेस पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा कर रहा है। सर एक एसएससी अपने ही बिजनेस पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैसा कैसा खर्चा कर सकता है? सर मेनली दो तरीका का खर्चा होता है अकाउंट के हिसाब से भी, एक रेवेन्यू टाइप्स और एक कैपिटल टाइप्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरी पे करना, रॉ मटेरियल परचेज वगैरह करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक सेटअप करना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लैबोरेटरी सेट करना, प्लांट मशीनरी सेट करना, ठीक है, उसको कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। सो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग नहीं बोला, लैंड। हाँ बात को ध्यान से देखिएगा सर, छोटा छोटा पॉइंट है, फर्क कर देता है। अच्छा इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस पे नहीं कर रहे हो बट आप पे कर रहे हो, पेड टू, कहाँ पे कर रहे हो भाई, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं उनको पे कर रहे हो। नोटिफाइड कॉलेज, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एसोसिएशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 100% सम पेड। Paid to notified approved university, college, research association, other institutions for scientific research. Again, approved national laboratory, university, IIT, specified person for scientific research undertaken under the approved program, 100% of sum paid. ठीक है, जितना पेमेंट करोगे उतने का ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये है साइंटिफिक रिसर्च का समरी, याद रहेगा ना सर? बिल्कुल याद रखे, ठीक है, बिल्कुल याद रखे सर, याद रखोगे तो तभी काम आएगा ना सर। ये था क्वेश्चन, सॉरी ये था कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर बेस करके हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, बिल्कुल है, हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको सॉल्व। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को क्वेश्चन? देखो सर, मिस्टर गामा, गामा कौन है भाई? अरे गामा कोई इंसान होगा, कोई बंदा होगा। A proprietor started a business of manufacture of tires and tubes for the motor vehicles on 1st of January 2022. The manufacturing unit was set up on 1st of May 2022. ठीक है, टायर ट्यूब का काम करेगा सर, ओके, समझ में आ रहा है? टायर ट्यूब का बिजनेस मैन्युफैक्चर करेगा मोटर व्हीकल्स के लिए 1st of January 2022 में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रहा है 1st May 2022। He commenced his manufacturing operations on 1st June 2022, ऑपरेशन स्टार्ट किया। Total cost of plant and machinery installed in the unit is 120 crore. The said plant and machinery included second-hand plant and machinery bought for 20 crore and new plant and machinery for scientific research
relating to business of the assessee acquired at a cost of 15. Compute the amount of depreciation allowable under Section 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of assessment year 23-24. Assume that all the assets were purchased by way of account paying check and Mr. Gama has not opted for the provisions of 115 BSE. अब 115 BSE अवेल नहीं कर रहा है। 115 BSE क्या है सर? जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, या तो लाइव क्लास में या तो रिकॉर्डेड लेके, वहां पर मैंने 115 BSE का डिस्कशंस करके रखा है, ठीक है? तो आप जरूर देखिएगा वहां पर 115 BSE आगे मैं बात करूंगा। एक चैप्टर आएगा सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बोल के, मतलब जब मेरा सारा हेडिंग से कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें मैं ना ये 115 BSE के ऊपर काफी चर्चा करने का मुझे मौका मिलता है। इन सिंपल ये एक डिस्काउंटेड रेट है, दिस इज द डिस्काउंटेड रेट जो एसएससी अवेल कर सकता है। मतलब ट्रेडिशनल जो रेट है दैट इज अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये जो ट्रेडिशनल रूल है जो चल रहा है, जो ठीक है, ये सिस्टम से थोड़ा सा हटके है 115 BSE, ठीक है। इसके ऊपर एक नोट्स भी है 115 BSE के ऊपर, ठीक है, मुझे बाद में मिलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रेट चार्ट मैंने पहले भी क्लास में दिखा के रखा, ठीक है, और एक बार दिखा दूंगा बाद में। फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है 115 BSE, ओके सर, उसमें वो 7%, 7.5%, थोड़ा स्लैब रेट में ना थोड़ा छूट है, और वो 80C से 80U का डिडक्शन एबल नहीं होता। डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 115 BSE का भी क्वेश्चन करेंगे, जब भी मौका मिलेगा करेंगे। बट यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि भाई ये जो बंदा है हमारा मिस्टर गामा, ये 115 BSE अवेल नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो फिर हमें क्यों दिमाग अभी लगाना है, जब जरूरत होगा उस टाइम पे लगा लेंगे, ठीक है। सर बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? मुझे बस इतना बता दीजिएगा आपको। इसमें डेप्रिसिएशन भी है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च भी है, तो मुझे बस इतना बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ, नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। यस सर। ओके सर, चलो फिर सॉल्व करें। हाँ, क्या है, कुछ तो है नहीं। देखो सर, आजकल ना टैक्स के ऊपर बहुत काम है, और जितना अच्छे से टैक्स को समझोगे उतना अच्छा आप अपने आप को इंटरव्यू में भी प्रमाण कर पाओगे कि भाई बंदे का टैक्स में नॉलेज है। नॉलेज देख के ना सब पागल हो जाता है, नहीं नहीं इसको लेना है, अच्छा अच्छा सैलरी भी डिमांड कर पाओगे सर, बिल्कुल सोच ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो हेडिंग करते हैं कंप्यूटेशन of depreciation allowable for the assessment year। क्या बनेगा जो क्वेश्चंस पे गिवन है, दैट इज 23-24। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बन जाएगा 22-23, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा। ऐसा नाम वही माँ बाप रख सकता है सर, हाँ, जो मैथ्स में पागल है, मतलब जिंदगी भर साइंस में अल्फा बीटा गामा करते करते अपना जिंदगी बिता होगा, अपना बच्चा भी हुआ है ना तो नाम भी रख दिया अल्फा बीटा गामा। क्या बोलते हो? हाँ फिर अगर ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री कर लिया होगा तो ऐसा दे देगा साइन थीटा, हाँ, इस तरह का नाम दे दे। कोई बात नहीं सर, सब अपने अपने बच्चे का नाम ऐसे ही रखता है। अच्छा, अब इसमें हमारे सामने क्या है, मिस्टर गामा जो प्रोपराइटर है, इसका प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट क्या है? ऑब्वियसली दिख रहा है 120 करोड़ का कॉस्ट है ना। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन दिस यूनिट इज 120 करोड़ का, ठीक है। तो चलो इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, पहले डिप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम डिप्रिसिएशन देखते देखते हमें यहाँ पर बाकी चीज का भी हिसाब किताब दिख जाएगा।
मेनली ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे है, इसीलिए डेप्रिसिएशन पे ही मेनली फोकस कर रहे हैं। ठीक है सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़ का जो है, ठीक है। आप फॉर्मेट बना कर भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ऊपर में लिख दो रुपीज इन करोड़ बोल के, रुपीज इन करोड़ बोल के आप फॉर्मेट बना लो, और फिर यहाँ पर 2 कॉलम बना लो, एक आउटर एक इनर, तभी चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़, यहाँ से यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आप लिख लो वर्किंग नोट, ठीक है। आप इसमें लिख लो वर्किंग नोट, ठीक है। आप इसमें वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, ठीक है। तो पहले ना, चलो मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। देखो सर, एज पर वर्किंग नोट बोल के लिखना, एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा था, इसमें क्लॉज 3 है, 2 है, 2A है, 3 है, 2AA है, 4 नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ ना, बाद में आप मेन नोट्स के अंदर भी देख लेना। तो एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, नो depreciation shall be allowed in respect of plant and machinery purchased for scientific research। ठीक है, मैं तब उस टाइम पे सोच रहा था ना कि आपको कुछ और पॉइंट बताऊं, तो वही पॉइंट में से एक पॉइंट यहाँ पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 आ गया। नो डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू SSC's बिजनेस। ठीक है, लिख देना कॉमा देके, सिंस डिडक्शन is allowable under section 35 in respect of such capex। capex means capital expenditure। ठीक है सर, बात क्या बना, क्या कहता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 क्या कहता है? कहता है कि जो आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज किया ना प्लांट मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी परचेज करना बिजनेस के लिए क्या है? हाँ सर, प्लांट मशीनरी परचेज करना बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो इफ एनी बिजनेसमैन परचेज ए प्लांट मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो वहां से डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑलरेडी वो 35 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्शंस के लिए क्लेम करेगा। तो इन दिस एग्जांपल, मतलब इस क्वेश्चंस में अगर आप देखो कितना है सर, देखो तो, ये देखो, the said plant and machinery included second hand plant and machinery bought for 20 crore, a new plant and machinery for scientific research। क्या बोला? साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने एक प्लांट मशीनरी खरीदा to the business of the SSC accorded a cost of 15 crore। तो बेसिकली ये आप माइनस कर सकते हो, है ना, ये आप माइनस कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा केस? केस क्या बन जाएगा फिर? बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये जो 15 करोड़ है, इस 15 करोड़ को आप माइनस कर सकते हो, यही तो कहा ना। और क्योंकि आप ये 15 करोड़ माइनस करोगे, इसीलिए जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने मशीन लिया ना, उस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते सेक्शन 32 का। क्यों? क्योंकि एक ही चीज के ऊपर दो डिडक्शन थोड़ी ना सरकार आपको अवेल करने देगा।
एक ही चीज पे दो दो डिडक्शन आपको अवेल करने नहीं देगा। मतलब आप एक तरफ डिप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे, मतलब मशीन्स पे, और मशीन्स पे आप साइंटिफिक रिसर्च के अमाउंट भी चार्ज करोगे। मजाक चल रहा है सर, इतना मजाक तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलेगा भाई हम चल रहे हैं बंद करके देश आप लोग चला रहे हो। तो यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च में कितना आ जाएगा? 15 करोड़। ओके सर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 120 में से 15 चला गया तो कितना रहा? 105। ठीक है, अब आप डिप्रिसिएशन लगा सकते हो जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, मतलब इस मशीन पे डिप्रिसिएशन नहीं हुआ ना सर, आप बस मशीन का जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए। यहाँ पर आप अभी डिप्रिसिएशन चार्ज करो, नॉर्मल डिप्रिसिएशन नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितना? हाँ सर बोलो, कितना नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15%। चार्ज कर पाओगे? 15%। तो 105 पे कितना लगाओगे? 15%। तो लगा दो 15% ऑन 105 करोड़, कितना हो जाएगा? 15.75। 15.75। तो 105 हो गया, नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15.75 हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा सर? कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? मतलब ये इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हो जाएगा आपका 105 और 15 नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये तो रहने दो, ये डिप्रिसिएशन का वैल्यू है। 115, 20 और 15, ठीक है, तो 105। ठीक है, तो 105, तो ठीक है हम लोग बस इतना बोलेंगे। अच्छा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी खेल है ना सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी खेल है, क्योंकि ये मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा है ना, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेगा तो फिर एक एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी तो आएगा। तो द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड जो है वो 120 करोड़ का है। ठीक है, 120 करोड़ का यहाँ पर बता दिया, और इसमें हमें सेकेंड हैंड का एक हिसाब है, चलो यही देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज कराता हूँ। एक सेकंड। रीडिंग कर दो ना सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन देके फिर आप पहले आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका 120 करोड़ का है ना, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका 120 करोड़ का। यहाँ से आप लेस करो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इस पे आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को आप यहाँ पर लाओ सर, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इसका भी एक वर्किंग नोट दे सकते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन पे तो गिवन है ना सर, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के बारे में 20 करोड़ का है, तो इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं बिल्कुल। तो 120 हो गया, और यहाँ से लेस हो जाएगा सेकेंड हैंड मशीनरी 20 करोड़ का। अच्छा, और क्या आएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो हम लोग अभी अभी देखें, साइंटिफिक रिसर्च। द होल, इसमें लिखो द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट
which is allowable as deduction। जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, ये पूरा का पूरा कॉस्ट ही आप माइनस कर सकते हो, तो 15 करोड़ इधर है ना। और ये सेक्शन कहाँ है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर बोला है। तो इसमें 20 और 15 चला जाएगा तो 35 करोड़ का टोटल वैल्यू चला जाएगा। तो 120 में से 35 चला गया तो बचा क्या, 85 करोड़। ठीक है, 85 करोड़। इसमें आप एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ऐसे एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, बोलो। 20% ना, तो 85 पे 20 कितना होता है, अरे 85 का 20% कितना हो जाएगा, तो ये तो बताओ मुझे। 17। 17, चलो लगा दो 17। ठीक है, तो कुल मिला के आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन हो गया 17 और उधर हो गया आपका, इससे पहले भी एक नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी हम लोगों ने चार्ज किया था। नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15 टका 75 पैसा। ठीक है, तो 105 करोड़ रुपए लगा था सर। तो 15 टका 75 और 17, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा सर, $32.75। ये डिप्रिसिएशन अलाउबल, समझ में आया ना सर। ये 32 कैसे आया, ये जो पहला जो 15 टका था सर, ये वाला 15 टका 75, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो 15 टका 75 और 17 टका 32 टका 75 पैसा, तो ये डिप्रिसिएशन आपको अलाउ करेगा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ये होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो खेल क्या बना सर, मेनली क्वेश्चन जो था डिप्रिसिएशन का था, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च यूज के लिए भी आपने मशीन खरीदा है। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या कहा सर, सेक्शन 35 जिसका मैंने आपको नोट्स भी लिखा दिया, सेक्शन 35 क्लॉज 2 सबसेक्शन 4 सॉरी सब क्लॉज 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 ये कहता है कि नो डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू एसएसएस बिजनेस सिंस डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल्स। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको डिडक्शंस मिल। तभी आपने क्या किया सर, यहाँ पर 120 करोड़ पे आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो मशीन परचेज किया, दैट इज ये जो 15 करोड़ का हिसाब है, इस 15 करोड़ को आपने माइनस कर दिया। 15 करोड़ माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आया 105 पे। 105 पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो मशीन पे लगता है 15% आपने चार्ज किया। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का जो हिसाब हमारे सामने था, क्वेश्चंस में गिवन था, दैट इज 120 करोड़ का मशीन इंस्टॉल हुआ था, है ना सर। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी उसमें 20 करोड़ का था, सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी 20 करोड़ का था, और मेरा 15 करोड़ का साइंटिफिक के लिए जो वैल्यूएशन आया था सर। ठीक है, ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, 120 में से सेकेंड हैंड का जो 20 है, इसका भी एक पॉइंट है, मैं आपको पहले लिखा के रखा है, मतलब पढ़ा के रखा, चाहो तो इसका भी वर्किंग नोट लिख सकते हो कि ये क्यों ऐसा हुआ। एक दूसरा वर्किंग नोट में भी आप लिख सकते हो कि सेकेंड हैंड मशीनरी के साथ क्या खेल खेला जाएगा। मतलब बेसिकली सेकेंड हैंड पे आपको ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी लिखना, बस इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बाद में आप प्रोविजन से एक बार गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो 20 का जो वैल्यू है ये आपका माइनस हो जाएगा टोटल कॉस्ट से 15 साइंटिफिक रिसर्च तो आएगा नहीं, उसको भी माइनस कर देना है। तो 120 करोड़ में से 35 चला जाएगा, 85 करोड़ जो बचेगा उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है 20% लगाओ, 17 टका आता है, तो 17 और उधर 15 टका 75 मिल गया आपका 32 टका 75 का डिप्रिसिएशन असेसमेंट ईयर 23-24 में आएगा। समझ में आया सर, बोलो डाउट है तो पूछो। एडिशनल डिप्रिसिएशन का रूल्स में भी एकदम क्लियर कट बता देता है ना सर, जो मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था उसमें आप देखना
एडिशनल डिप्रिसिएशन के रूल्स में एकदम क्लियरली बता दिया। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड on or after 31st March 2005 by the SEC in the business of manufacture, production or article of the thing or the business of generation transmissions shall be allowed। ठीक है, और इसमें न्यू मशीन होना जरूरी होता है, तभी जाके आपको ये हिसाब देता है। अगर कोई सेकंड हैंड मशीन है तो उसके केस में ये अलाउड नहीं है। ठीक है सर, तो ये था सेक्शन 35 का थोड़ा सा यूज और साथ में डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन सर और भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, चलो देखते हैं और क्या पैटर्न में है। ये क्वेश्चन करें, ये साइंटिफिक रिसर्च के एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हर एक चीज हर एक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम एक को जानेंगे तो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए furnishes the following particulars for the previous year 22-23. Compute the deductions allowable under section 35 for the assessment year 23-24. While computing his income under the head profits and gains of business and professions, आपको कुछ डिटेल्स दिया है। डिटेल्स में क्या क्या बोला देख लो सर एक बार। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या दिया सर। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी इंडिया का बहुत ही टॉप कॉलेज में से एक है सर, बैंगलोर में है मोस्ट प्रोबेबली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बोलते हैं बैंगलोर, फॉर स्पेसिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। 1 लाख में है। अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम 2,50,000 का है, आपने पे किया। Amount paid to X Limited, a company registered in India which has as its main object scientific research and development as is approved by the prescribed authority, 4 lakh. Expenditure incurred on in-house research and development facility is approved by the prescribed authority. इसका वैल्यू कितना दिया है 3 लाख, सॉरी 4 लाख, मतलब इसका रेवेन्यू एंड साइंटिफिक रिसर्च में 3 लाख, रेवेन्यू एंड साइंटिफिक रिसर्च में इन हाउस में 3 लाख एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड के बारे में बोला है 5 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च, टोटल कुल मिला के 7.5 लाख, ठीक है। अब कितना डिडक्शंस अलाउ करेगा ये आपको बताना है सर। क्वेश्चन समझ में आया सर, बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया, टेल मी सर। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपने IISc में 1 लाख दिया, आपने IISc में 1 लाख दिया, IIT दिल्ली में 2.5 लाख दिया, रजिस्टर्ड कंपनी जो है उसमें जो साइंटिफिक रिसर्च में काम करते हैं उसको 4 लाख दिया, ठीक है। इन हाउस रिसर्च में आपने 3 लाख का रेवेन्यू एंड साइंटिफिक रिसर्च में किया और कैपिटल में 7.5 लाख किया। तो इसका हिसाब बहुत ही सिंपल लेवल में हो जाएगा ना। जस्ट आपको सेक्शन याद करना है कि कौन से सेक्शन में क्या बोला है सर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी जब दे रहे हो, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, ठीक है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर आ जाता है, इसमें आपको 100% अलाउ करेगा, तो 1 लाख पूरा का पूरा। IIT दिल्ली, IIT के बारे में कौन से सेक्शंस में बोला हुआ है सर, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA है ना। इसमें जितना भर रहेगा उतना ही आपको माइनस हो जाएगा 2.5 लाख। लेकिन सेक्शंस मेंशन जरूर करिएगा और नॉलेज रहेगा तो MCQ क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर उसमें आपको जवाब देना है। 100% अलाउड है 2.5 लाख का। अच्छा, एक्स लिमिटेड जो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर काम करता है बिजनेस में, ठीक है। अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी पर्सन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका अदर इंस्टीट्यूशंस। इसका जो रूल्स है ये कौन सा रूल्स के अंदर आता है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स लिमिटेड है ये मेनली साइंटिफिक रिसर्च में ही काम करता है। ये जो एक्स लिमिटेड है वो साइंटिफिक रिसर्च में ही काम करते हैं और इसमें अगर आप पेमेंट करते हो तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A के तहत आपको 100% डिडक्शन अवेलेबल है और 4 लाख का पूरा डिडक्शन मिलेगा आपको। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जो है, ठीक है, इसमें आपने 3 लाख डाला रेवेन्यू के तौर पे, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 इसके बारे में बात करता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें लैंड का खर्चा 5 लाख का है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख और लैंड पे 5 लाख, कुल मिला के 7.5 लाख हुआ था। लेकिन मजा का बात है सर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है 7.5 लाख आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लैंड का खर्चा माइनस हो जाएगा।
तो आप सिर्फ जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन्स वगैरह में कर रहे हो उतना ही आपको माइनस होने का मौका मिलेगा। दैट इज रूल सबसेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 रूल्स रीड विथ रूल 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 है। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी बात हुआ। ठीक है, तो भाई लैंड में खर्चा करोगे, कुछ एरिया है जहाँ पर बिल्डिंग में भी नहीं करता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लैंड बिल्डिंग में कर रहा है, सिर्फ लैंड में कर रहा है। तो इन दिस केस लैंड में कर रहा था 5 लाख का खर्चा, वो आपको माइनस होने का मौका नहीं है, पर 2.5 लाख का मौका है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट में ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। 3 लाख और इधर 2,50,000। ठीक है, मतलब ये जो 5 लाख है ये अलाउड नहीं करेगा, सिंपल बात है। तो कुल मिला के आपका डिडक्शन अलाउ कितना हो गया सेक्शन 35 में? 13 लाख का। देखो सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पूरा खेल प्रोविजंस में था। समझ में कुछ आया? टैक्स लॉ है सर, इसमें अगर आप रूल को पढ़ोगे तभी जवाब देगा। सिर्फ इलस्ट्रेशन देखोगे, सिर्फ क्वेश्चंस कर जाओगे, आप आज करोगे कल भूल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पता करना है तो बैकग्राउंड में जाना है, कॉन्सेप्ट को ढूंढना है, डिटेल्स में पढ़ना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना, तब जाके आप एक्चुअल में बता पाओगे कि भाई क्यों माइनस करना है, क्यों माइनस नहीं करना। यहाँ पर 5 लाख नॉर्मल वे में क्या सोचेगा, भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए है तो फिर 5 लाख भी माइनस कर देते हैं। बट हमें पता है ना सर, रूल बोलता है कि लैंड के लिए अलाउ नहीं करेगा, तो जो अलाउ नहीं करेगा तो उसको नहीं करना है। तो कितना अलाउ करेगा, कितना अलाउ नहीं करेगा, ये सब आपको बारीकी से जानना पड़ेगा, तब जाके आपका जवाब सही होगा। अदरवाइज यही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बोलो सर, क्लियर हुआ सेक्शन 35? हेलो, यस सर। ठीक है, ये है सेक्शन 35 का खेल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ और सेक्शंस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चंस का समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सेक्शंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सेक्शन 35 एडी है, तो क्यों ना सेक्शन 35 एडी थोड़ा पढ़ लिया जाए। हाँ सर, बिना सेक्शन पढ़े अगर हम लोग खुद पढ़ेंगे तो ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, है ना। समझना तो छोड़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर बीजीपीपी में अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 35 एडी। अब आप बोलोगे सर ये 35 एडी क्या है और क्या काम करता है? सर 35 एडी कौन है, मतलब एक्चुअली ना ये जो टैक्स पढ़ने का तरीका क्या है, ये सवाल करो कि भाई कौन है और क्या काम करता है। ठीक है, और ऐसे पढ़ना चाहोगे तो बोर हो जाओगे, क्योंकि टैक्स ऐसे ही बहुत वास्ट है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि वो अपना पेशेंस नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि टैक्स पढ़ने के लिए बुद्धि से ज्यादा जानकार बनने का इच्छा होना चाहिए। बुद्धि कितना चाहिए यहाँ पर? बुद्धि थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन आप जानकार बनो। ये कॉन्सेप्ट के साथ जो बंदा अपने आप को मैनेज कर पाएगा ना कि भाई मैं जानकार बनूंगा, ठीक है, जैसे आरबीआई कहते हैं ना, जानकार बनो सतर्क रहो, ठीक है, वैसा ही है टैक्स पढ़ने के लिए ना। आपको जानकारी लेने का जो एक हैबिट है उसके साथ आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज, अपना सीकर बनना पड़ता है। सीकर समझते हो? सीकर का मतलब होता है जो सच ढूंढता है। मतलब सच ढूंढना मतलब सरकार ऐसा क्यों किया। अगर आप ये समझने का कोशिश करोगे तो आपको सारा सेक्शन ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, अदरवाइज रटते रहो, और क्या, कि जितना रट पाओगे एज पर योर मेमोरी कार्ड। सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस in respect of the following specified business commencing operations on or after the date specified there. इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फंडा समझो। बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा, बदले में सरकार बोलेगा टैक्स में डिडक्शन दे देंगे। मजा है? ऐसा इन्वेस्टमेंट में मजा है? बिल्कुल मजा है। तो भाई हम इन्वेस्ट करेंगे, सरकार टैक्स में डिडक्शन दे देगा, एकदम मस्ती। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाई कर दिया, बोले कि भाई अगर आप ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को अगर आप
कोल्ड चेन फैसिलिटीज मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में अगर आप सेटअप करते हो कुछ प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कॉमन सेंस में, उसका जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज है, जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल में बात करूं, जैसे कि सब्जी का कोल्ड स्टोरेज वेस्ट बंगाल में आलू का, प्याज का देखने को मिलता है। वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज भी आजकल काफी बड़ा है। देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल जहाँ पर आपको कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलेगा, लाइक हुगली डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, दे आर वेरी रिच इन एग्रीकल्चर। ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। साउथ बंगाल में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल में होता है। ऐसे पूरा बंगाल एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं। सिमिलर चीज आप बिहार में देखोगे, बिहार में भी मिलेगा आपको। बिहार इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत हाई लेवल एग्रीकल्चर बिहार में भी होता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जोन है, वहां पर भी देखने को मिलता है। साउथर्न इंडिया, अरे इंडिया इज नोन फॉर एग्रीकल्चर, क्या बताऊं। अगर आप दुनिया में एग्रीकल्चरल कमोडिटी का बात करें तो भारत दुनिया में काफी मतलब ऊपर लेवल में आता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल रैंकिंग। इसमें हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए भी भारत कभी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। कोरोना आने के बाद अगर कोई देश भूखा मर सकता है, पर भारत के लिए चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे अहंकार नहीं होना चाहिए। setting up and operating cold chain facilities for specified products, अगर कमेंट्स कर रहा है 1/4/2009 के बाद से, ये सरकार बोला है इस डेट के बाद से हम लोग इसको लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। setting up and operating warehousing facilities for storing agricultural produce, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1/4/2009 के बाद से, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझो क्या कौन सी बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जहाँ पहले आपने क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ा अभी अभी आपने पढ़ा कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सरकार आपको छूट देगी। फिर आप पढ़ते हो सेक्शन 3580 के अंदर, by laying and operating of cross country natural gas, अरे वाह मजा आ जाए सर क्या बात करते हो, मजा क्यों आ गया अचानक से आपको। सर इसलिए मजा आ गया कि अगर भारत में क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम ऑयल का पाइपलाइन नेटवर्क बन जाए, सर कैसे क्या बोलना क्या चाहते हो। कुछ नहीं सर, एक कहानी, एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया। जैसे देखो सर, ये बीच में पाकिस्तान जो बन गया ना, ये बड़ा दुख का है। ये बनना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसके कारण क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा तू मैं चलता रहता है, क्योंकि हमारा एक बिगड़ा हुआ भाई है, ठीक है। तो क्या बोले सर, भाई तो है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, बिल्कुल भाई है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है। जबरदस्ती हमको अलग जगह दे दो, अलग जगह दे दो बोल के एक देश बना लिया, और एक्चुअली भारत का प्रॉब्लम बढ़ा दिया। प्रॉब्लम कैसे सर, आप लोगों को पता है ना सर, ईरान में नेचुरल गैसेस ऑयल काफी अच्छा बनता है, उसका स्टोरेज भी बहुत हाई है, ठीक है। तो ऐसे ईरान के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, काफी बेहतरीन। और आज से नहीं सर, मोर देन 10,000 ईयर्स देखो चले जाओ, ईरान के साथ भारत का दोस्ती बड़ा पुराना है। तभी भारत में अगर आज पारसी बोल के जो जाती है ना सर, ईरान में पारसी आज के डेट में नहीं है। ऐसे ईरान का पुराना नाम पारस है, ठीक है। तो इसीलिए ईरान के लोगों को पारसी कहा जाता था, पर आज की डेट में ईरानी कहा जाता है। आपको अगर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे रतन टाटा कौन है, रतन टाटा पारसी है। ये जो मैं पूना वाला का बात कर रहा था, ये भी पारसी है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, वो छोड़ो। तो मैं ये बताने का कोशिश किया, रिलेशन बहुत अच्छा है ईरान के साथ हमारा। ईरान भी बहुत पसंद करता है भारत को, अभी तक तो यही है हिसाब। अब ईरान से ना गैस का पाइपलाइन बन के बलूचिस्तान होके, सिंध होके, मतलब कराची जो है वो सिंध प्रदेश है बेसिकली, ठीक है। सिंध होके आराम से हमारे गुजरात एरिया में, राजस्थान एरिया से होके पूरा भारत में सप्लाई हो सकता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट अगर ये गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस कंट्री बन जाए ना, तो फिर तेल का दाम, गैस का दाम सस्ता हो जाएगा, डे टू डे लाइफ आसान हो जाएगा, चहल पहल बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये बन पाएगा? यस, देयर इज अ डाउट। जैसे रशिया के साथ भी ऐसा प्लान चल रहा है। रशिया के पास भी बहुत सारा ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे गैस, नेचुरल गैसेस, एलपीजी वगैरह, पेट्रोलियम का बहुत भंडार है उसका। तो रशिया भी चाहता है कि रशिया होके ये सब गैस लाइन होके, अजरबैजान होके, ईरान होके, ये रशिया है ना सर, ये होके ईरान होके ये भी इजीली इंडिया पाकिस्तान एरिया में स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर है सर, ये गैस पाइपलाइन फ्यूचर है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया के पास भी क्या है ना सर, इंडिया के पास भी ऑलरेडी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो इंडिया का खुद का है,
इसके अलावा इंडिया में जैसे रिलायंस, आप लोग जानते हो ना रिलायंस क्या करता है? रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी चलाता है, दुनिया का सबसे बड़ा। मतलब दुबई एरिया से या मिडिल ईस्ट से गुजरात में तेल आता है, रिफाइन होता है, फिर यहीं से दूसरे दूसरे कंट्री में और इंडिया के बाकी पार्ट्स में चला जाता है। अब क्या बन रहा है सर, अभी गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन बन रहा है, इवन इंडिया होके म्यांमार जाएगा, थाईलैंड जा रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग साउथ ईस्ट को दे रहे हैं, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री को दे रहे हैं, नेपाल को दे सकते हैं, भूटान को दे सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। हाई चांसेस है सर इसका। लेकिन इसके लिए दो चीजें, भारत के पास तो गैस वगैरह उतना नहीं है, जितना है कम है, बट ईरान के साथ अगर हमारा बन जाए और ये पाकिस्तान अगर कभी ना होता, ठीक है, तो सोचो क्या होता। थोड़ा सा जो हो नहीं सकता इसके बारे में उनके कोई फायदा नहीं है, बस हाँ एक चीज तो हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान में रिलेशनशिप नॉर्मल हो सकता है। और अगर ये नॉर्मल हो जाए तभी नॉर्मल होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करना बंद कर देगा, ठीक है। और उसका आतंक पैदा होना बंद हो जाए भारत के प्रति, स्पेशली जो कश्मीर में पैदा करके रखा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिलेशन अच्छा बन जाएगा। और अच्छा बन जाए तो बलूचिस्तान का यूज करके हम लोग आराम से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर कहाँ का बात को कहाँ लेके गए सर, बात को समझो, बैकग्राउंड इसीलिए laying and operating cross-country natural gas, crude or petroleum oil pipeline network for distribution, including storage facilities being an integral part of such network। जो ये नेटवर्क पे काम कर रहा है उन्हें भी सब्सिडी मिलेगा, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन मिलेगा टैक्स में, क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेगा जिसमें देश का इनकम भी बढ़ेगा, देश का जो नेचुरल नीड है वो नेचुरल नीड भी पूरा होगा, जो बहुत जरूरी नीड है हमारे देश में। इसके अलावा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल ऑफ 2 स्टार, अगर आप इंडिया में होटल बनाते हो 2 स्टार या उससे बड़ा और अब कैटेगरी भारत के किसी की जगह जगह में बनाओ, और अगर आप वो होटल 1/4/2010 के बाद से बना रहे हो तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन मिलेगा। तो क्या बात कर रहे हो सर, होटल बनाने में डिडक्शन? बिल्कुल। क्यों सर, देश का 2 स्टार होटल या उससे बड़ा होटल देश का क्या बनाता है जानते हो? हाँ, तो मुझे बता सकते हो कि अगर देश में 2 स्टार या अब होटल बनेगा तो इससे देश में क्या फायदा है? प्लीज टेल मी। सर टूरिस्ट ज्यादा है। थैंक यू, वेरी गुड सर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देश में टूरिस्ट बढ़ेगा, फॉरेन टूरिस्ट स्पेशली, ठीक है। इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया में तो सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग 2 स्टार प्लस होटल में थोड़ी ना ठहरते हैं, ठीक है। आम जनता का बात कर रहे हैं सर, किसी का पापा का बहुत पैसा है, ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है। जो इंडिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो सुपर रिच कैटेगरी या फिर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले कैटेगरीज में आते हैं, तो जिनका सालाना इनकम 100 करोड़ के ऊपर है या 2 करोड़ के 1 करोड़ करोड़ कमाते हैं, ऐसे लोगों का संख्या कम ही है, काफी कम। ना क्वेश्चन इज दैट कि अब इंडियंस तो इतना ज्यादा 2 स्टार में ठहरेगा नहीं, क्योंकि 2 स्टार में नॉर्मल एक दिन का भाड़ा ही हो जाएगा मोर देन 3000 आई थिंक, ठीक है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। नाउ क्वेश्चन क्या, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 2 स्टार एंड अबव होटल अगर इंडिया में बनेगा तो फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे, होटल पे रुकेगा, देश में डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम बढ़ेगा। इंडिया का टूरिस्ट पोटेंशियल बहुत है। मुझे याद आ रहा है मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा था, नरेंद्र मोदी जी का, तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे सर, तब वो बीजेपी का ऑपोजिशन में काम कर रहे थे, तो वो यूएस में क्या था, और ये कहानी थोड़ा दिलचस्प है इसलिए क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मोदी जी को ना उसका वीजा नहीं देता था, इसलिए नहीं देता था क्योंकि मोदी जी के अगेंस्ट में हमारे देश में एक प्रोपेगेंडा चला था कि वो देश के अंदर भेदभाव पैदा करता है, बेसिकली हिंदू मुस्लिम राइट करवाता है। वो गुजरात में एक प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में था, लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं हुआ, एकदम क्लीन चिट मिला है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद जब मोदी जी अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद वहां पर पूरा अमेरिकन जो, बहुत पुराना बात है, मैं इंटरव्यू देखा था इसलिए बोल रहा हूँ, अमेरिकन जो पूरा सोसाइटी है उनके साथ उनका एक मीटिंग चल रहा है, वहां पर काफी सारे इंडियंस जो रहते हैं, काफी लोग रहते हैं इंडियंस, उनके साथ अमेरिकन के साथ, तो उसपे मोदी जी एक चीज बोला वहां पर, बोलते ठीक है कि अभी कुछ प्लान नहीं है,
बट एक प्लान हम लोग इंडिया के लिए कर सकते हैं। अमेरिकन वाले पूछे, जो बेसिकली एनआरआई हैं, वो पूछे कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी बोला कुछ नहीं, तो कम से कम एक काम जरूर कीजिए। अगर आप लोग 4 फैमिली इंडिया, मतलब इंडिया के 4 फैमिली अगर अमेरिका में रहते हैं, जो बहुत पुराने जमाने से एनआरआई हैं, या फिर अमेरिकन फैमिली जिनके साथ आप लोगों का दोस्ती है, आप उनको इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा बात करें, इंडिया के बारे में उनको इंटरेस्ट जगाए, और उनको एज ए टूरिस्ट इंडिया भेजें, ताकि उनके इंडिया के प्रति अट्रैक्शन बढ़े और इंडिया में टूरिस्ट बढ़े। ऐसा करने से भी देश के लिए बहुत उपकार बनेगा सर। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। श्रीलंका जैसा कंट्री सिर्फ टूरिज्म पे टिका हुआ है, कुछ नहीं है उनके पास प्रॉपरली, टूरिज्म पे टिका हुआ है। तो अगर हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन थोड़ा ना नेचुरल बने। टूरिस्ट बनाने के लिए ना कंक्रीट ज्यादा नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा, और नेचुरल कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक ठाक बरकरार रखना है, साफ सुथरा रखना है, ड्रेन कैनल वगैरह को साफ रखना है, लोग आराम से घूम पाए, इधर उधर थूकना बंद करना है। हाँ, जिधर देखो लाल करके रख देते हैं हम लोग। सरकारी बिल्डिंग में जाओ, अलग अलग नक्शा दिखेगा आपको हर बिल्डिंग के कोने में। ठीक है, थूकना तो आदत बन गया है हमारा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हैबिट में चेंज करके भी ना हम लोग देश को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी हो, 2 स्टार कैटेगरी होटल में भी सरकार आपको इन्वेस्टमेंट लिंक में डिडक्शन देने वाला है। सर 2 स्टार और से बड़ा में लाइसेंस बहुत लगता है। हाँ सर, वो तो लगता है, बिल्कुल लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा सर। ठीक है, पैसा भी लगेगा, लेकिन बात ऐसा है कि ये इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताया, मुझे जो याद आया टूरिस्ट के लिए वही मैं आपको बोला। जैसे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। सर, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल। ठीक है, भारत में हॉस्पिटल भी बहुत कम है। ठीक है, जिसमें अगर आप 100 बेड्स का हॉस्पिटल एटलीस्ट बनाते हो फॉर पेशेंट्स, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट लिंक में डिडक्शन मिलेगा। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम रीडेवलपमेंट जैसे कि आपको पता ही है सर, जैसे कि अपना धारावी मुंबई में बड़े बड़े स्लम है, इंडिया में साउथ में भी बहुत, चेन्नई में भी स्लम है, कोलकाता में स्लम है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनमें भी आपको 2010 के बाद का बात है, तो 1/4/2010 के बाद जो कोई भी ऐसा काम करेगा उन्हें भी इन्वेस्टमेंट लिंक में रिडक्शन मिलेगा। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम बाय सेंट्रल। हम लोग जीएसटी में भी इस बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटी क्लास में मैंने ये सब डिस्कशन कर रहा था। अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख तक का अगर घर है तो उसका अफोर्डेबल हाउस में काउंट किया जाता है। ऑन 1/4/2011 प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, इंडिया में फर्टिलाइजर बनाओ। 1/4/2011 के बाद से ये नियम लागू किया गया है कि इंडिया में फर्टिलाइजर, पता है आपको, खेती करने के लिए जो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ता है, इतना सारा लोगों को खाना खिलाने के लिए, 140 करोड़ एंड ग्रोइंग, इतना सारा लोगों को खाना खिलाने के लिए जो एग्रीकल्चर होता है, इसमें जो फर्टिलाइजर होता है, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हो सिर्फ, हम लोग फर्टिलाइजर किन से इंपोर्ट करते हैं, कौन सा कंट्री से सबसे ज्यादा? एनी आइडिया सर? चाइना म्यांमार। से। चाइना से, नहीं म्यांमार का सकता है। म्यांमार से हमें ये जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना सर, क्या बोलते हैं इसको, अंगूठी पहनते हैं ना, स्टोन, प्रीसियस स्टोन जो होता है, ये पन्ना, हीरा, हीरा नहीं, पन्ना, फिर अलग अलग जो लाल पीला बहुत सारा कलर होता है, जो एक्सपेंसिव स्टोन्स वगैरह होता है, एक्सपेंसिव स्टोन म्यांमार में होता है। म्यांमार उसका हब है, चूनी, पन्ना, ठीक है, ये सब जो होता है ना, ये म्यांमार होता है। ऐसे म्यांमार हमें और भी चीजें देता है, लाइक रबर देता है। ठीक है, म्यांमार से हमें स्टोन्स को ज्यादा मिलता है, लेकिन चाइना से हमें फर्टिलाइजर मिलता है। चाइना से बहुत सारी चीज, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो चाइना से ही करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, यही तो दिक्कत है। कभी एक जमाना था कि चाइना हम पे निर्भर करता था, आज ऐसा हो गया कि हम लोग चाइना पे निर्भर करते हैं। चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी जितना कम जब तक नहीं होगा, तब तक भारत कैसे आगे बढ़ेगा? चलो कोई बात नहीं, भारत भी इसीलिए तो सरकार चाहते हैं कि हम डेवलप करें। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962। सर, हमारे देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें पोर्ट बंदोबस्त, पोर्ट फैसिलिटीज चाहिए होता है।
अदानी को जानते हो ना सर? अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी चलता है, इनका मेन बिजनेस यही है, ये पोर्ट डेवलप करता है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है ना? ये भारत में ना बहुत खराब है अभी, जितना अभी डेवलपमेंट हुआ है ना रिसेंटली, अदानी का ही क्रेडिट है। अदानी का ही क्रेडिट है। भारत में इतना दिन से काफी बिजनेस कर रहा था, लेकिन क्या है ना, मैक्सिमम बिजनेस ना स्केलेबल नहीं हो पाया। अदानी इस फील्ड में जो बाकी सब लोग छोड़ के भाग रहा है, तब अदानी बोला कि हमें इसी बिजनेस में आना है। तो जो लॉस मेकिंग पोर्ट बिजनेसमैन थे, सभी से खरीद के आज अदानी इंडिया का टॉप, ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर है, गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करके काफी काम करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द कंटेनर डिपोर्ट, ये बिल्ड करने के लिए काफी पैसा जरूरत होता है और काफी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कई बार सोचते हैं ये कौन है अदानी, इतना पैसा क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर उतना ज्यादा पैसा। किसी का पैसा बनाने का जो तरीका होता है ना, उससे जलन लोगों को बहुत होता है, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं कई बार रास्ते में बात करता हूँ, ये अदानी कौन है, देखो कितना सारा लोगों को बड़ा आदमी बना रहा है। अरे भाई, आदमी बड़ा बनता है खुद से, कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसीलिए पैसा बना रहा है। पैसा ना ऐसे नहीं बनता। ठीक है, अब जिसको जलना है वो जले, बट आप इस चीज पे फोकस करो कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, तभी इतना बड़ा पैसा कमा रहा है। आई यू अंडरस्टैंड कि अदानी क्यों आजकल इतना बढ़ रहा है? ठीक है, अदानी का हर बिजनेस का शेयर देखो आसमान छू रहा है डे बाई डे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस देता है। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वॉक्स। ठीक है, ये जो हनी प्रोडक्शन है, इसमें सेटिंग अप ऑपरेटिंग ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। चीनी प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में टॉप प्लेयर में ही एक है। सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली ब्राजील में होता है। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, थाईलैंड में नहीं, थाईलैंड में पता नहीं, आई थिंक हो सकता है, ब्राजील में बहुत होता है। ब्राजील का मार्केट जब भी खराब होता है ना, इंडियन मार्केट आप हो जाता है। तो ऐसा हुआ था 2019 में, मेरा कुछ शुगर कंपनी में स्टॉक में शेयर होल्डिंग था, मेरे स्टूडेंट्स लोगों का भी था, तो उसमें शुगर बिजनेस के बारे में काफी डिस्कस हुआ। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी दीक्षा 2012 के बाद जिसने भी शुगर ऑपरेटिंग फैसिलिटीज के लिए बनाया, उनके लिए भी छूट है। लेइंग ऑपरेटिंग एंड स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ना पाइपलाइन बिठाया जाता है। आजकल पश्चिम बंगाल में एक ही इंडस्ट्री है, चारों तरफ देखो तो आयरन ओर इंडस्ट्री बहुत बन रहा है, स्पेशली वेस्ट मिदनापुर, झारग्राम साइड में, खड़गपुर साइड में बहुत है, बन रहा है, मतलब डेवलप कर रहे हैं। Setting up and operating in semiconductor wafer fabrication manufacturing unit, if such unit is notified by the board in accordance with the prescribed guidelines, commencing operations on or after 1/4/2014. सर ये सेमीकंडक्टर क्या है? देखो सर, अगर आप रट्टा लगाओगे, आज रट्टा लगाओगे कल भूलोगे। ऐसे सेमीकंडक्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। ये ना गाड़ी में जो बेसिकली मोबाइल में जैसे चिप होता है ना, वैसे गाड़ी मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर होता है, जो उस गाड़ी के अंदर जो स्मार्ट फीचर्स होते हैं ना, वो इनेबल करते हैं। Semiconductor is substance of has specific electrical properties that enable it to serve as foundations for computers and other electronic devices. और ये लग्जरी कार मॉडल में बहुत जरूरी ये कॉन्सेप्ट है। लग्जरी कार मॉडल में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, और इंडिया में लग्जरी कार मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे कि टाटा, ठीक है, इसका जो लग्जरी कार है लाइक जगुआर, लैंड रोवर जैसे, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। ऐसे इसका सबसे ज्यादा काम होता है ताइवान में। ठीक है, जो चाइना के नीचे है ना ताइवान, उसके पास है, काम होता है। और इसका एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है, मोस्ट प्रोबेबली यूरोप का कोई कंट्री है जहाँ पर इसका टेक्नोलॉजी इनोवेशन चलता है। और इसका जो वर्किंग कल्चर है वो आपको ताइवान में मिलेगा। इंडिया में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करने के पीछे बहुत काम हो रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जिसके पास है वही लग्जरी कार में अपना मार्केट बना रहा है। नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, बाहर से लेना है, क्योंकि काफी बेसिकली मदरबोर्ड है, बेसिकली मदरबोर्ड है, समझ रहे हैं ना सर?
सेटिंग अप एन सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1/4/2014 के बाद ये रूल्स लागू किया गया है। सरकार बहुत पागल है इस तरह का बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और क्या नाम दिया है सर? सर डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी 1/4/2017 के बाद जो भी मिला। डिडक्शंस कितना मिलेगा? 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशंस ऑफ एनी लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जमीन नहीं खरीद सकते इसमें, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकते, बाकी जो भी खर्चा करोगे उसमें आपको डिडक्शंस मिलेगा। Income during the previous year wholly and exclusively for the above specified business would be allowed as deductions from the business income of an assessee if he has opted for the provisions of section 35. साथ में ये भी बोला है सर कि further the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of specified business prior to commencement of operations would be allowed as deduction during the previous year in which assessee commences operations of the specified business, provided the amount incurred prior to commencement has been capitalized in the books of account. Point to be noted. जो खर्चा वो करेगा उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब अकाउंट्स में उसको कैपिटल खर्चा बनाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस ऑपरेशन करने से पहले। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड इसके साथ साथ ये भी बोला कि जो भी पेमेंट 10,000 से ज्यादा होगा, पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 टू बी मेड थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। 10,000 के ज्यादा का खर्चा है तो एकदम ऑनलाइन करो, ठीक है, ताकि नहीं तो आपको नहीं मिलेगा सर। ठीक है, so any expenditure respect of which payment of aggregate of payment made to a person of an amount exceeding 10,000 in a day otherwise than by account paycheck drawn on in bank, जो भी बात करते हैं, ठीक है, नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। ठीक है, बस ये बात है। इसके साथ एक दो पॉइंट है, इतना जान लो सर। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से, मतलब बात ऐसा है कि 10AA जो है ना, इसका भी एक चैप्टर आता है, मैं बेसिक्स के बाद ही इसको पढ़ाता हूँ। इसका चैप्टर का नाम होता है सर इनकम एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, एक चैप्टर आता है एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो सेक्शन 10 का एरिया कवर करता है। तो पॉइंट इज दैट क्या बोलते हैं सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से बेसिकली 80C से लेके 80U का चर्चा करता है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मैं आगे आगे आऊंगा सर, जब सारा चैप्टर कवर हो जाएगा फिर मैं 80C से 80U का डिडक्शन चैप्टर स्टार्ट करूंगा कि कौन से सेक्शंस में आपको क्या डिडक्शंस GTI के बाद मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप 80C से 80U का डिडक्शन ले सकते हो, या फिर इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे सेक्शन 10 का आप एरिया कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, नॉन एलिजिबिलिटी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से। An assessee availing investment linked tax deduction under section 35AD in respect of any specified business in any assessment year is not eligible for claiming profit linked deduction under chapter 6 से। मतलब अगर सिंपल बात है, एक ही काम के लिए दो जगह में डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस के कारण सेक्शन 35AD से डिडक्शंस अवेल करते हो, ठीक है, तो सेक्शन 10AA में एक प्रॉफिट लिंक डिडक्शन मिलता है सेम बिजनेस का, ठीक है, या चैप्टर 6 में भी सिमिलर काइंड ऑफ डिडक्शंस दिया जाता है, तो वो आप अवेल नहीं कर सकते for the same or any other assessment year in respect of such specified business if the assessee has claimed or opted for section 35AD and deduction thereunder has been allowed to him। मतलब या तो 35AD में ले लो या फिर सेक्शन 10AA में ले लो या चैप्टर 6 से में ले लो, कोई भी एक जगह में आपको सिमिलर काइंड ऑफ डिडक्शन अवेलेबल करने का मौका मिलेगा। सर इसका एग्जैक्ट मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में आएगा, ये तो जस्ट आप रूल बताएं सर। जब हम लोग टोटल इनकम करेंगे ना कैलकुलेशन, सब आपको मैं बताऊंगा कि एट ए टाइम एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आप 2-3 जगह में जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है तो आपको 3-3 जगह में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सेम बिजनेस पे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस में आप सेक्शन 10 में भी 10AA में भी अवेल करना चाहते हो, सिमिलर बिजनेस में 35AD में भी अवेल करना चाहते हो, इतना सुविधा देगा तो फिर सरकार कहाँ करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े 2 मिनट पहले, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शंस ले रहे थे, अभी जो क्वेश्चन किए सर सेक्शन 35 में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीनरी को यूज करके उसका कॉस्ट को अवेल करना चाहोगे तो फिर उस पर्टिकुलर मशीन का डेप्रिसिएशन का वैल्यू आपको अलाउड नहीं करेगा सेक्शन 32 में, है ना। एक ही मशीन पे दो बेनिफिट, एक बार साइंटिफिक रिसर्च में भी लेना है, दूसरा उसका डेप्रिसिएशन भी लेना है, तो फिर बचेगा क्या।
बंगाली में हम लोग एक बड़ा सुंदर एक कॉमेडी का बात होता है, पगला खाबी की, है ना, मतलब बचेगा क्या, समझ में आ रहा है सर, मतलब सरकार खाएगा क्या, सारा का सारा डिडक्शन से ही खत्म हो जाए तो, एक ही चीज पे यहाँ डिडक्शन वहां डिडक्शन, है ना, इसलिए बोले पागला खाबी की, सुना है कभी, लोकल टर्म्स है, छोड़ो आप लोग जो जानते हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और मुझे नहीं करवाना है कनेक्ट, छोड़ो। अच्छा, asset to be used only for specified business for 8 years. Any asset in respect of which reduction is claimed and allowed under section 35AD shall be used only for the specified business. Okay, जिस business के लिए आप ले रहे हो asset को उसी के लिए है, for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed. ठीक है, if such asset is used for any purpose other than the specified business, जो हम लोगों ने लंबा लिस्ट पढ़ के आए, the total amount of deductions you claimed and allowed under section 35AD in any previous year in respect of such asset as reduced by the depreciation allowable under section 32 as income deductions had been allowed under section 35AD shall be deemed to be the business income of this. तो जो 35AD में अलाउड नहीं होगा उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा of the previous year in which the asset is so. सिंपल बात है, तो 8 साल तक बेसिकली आप उसका इस्तेमाल, मतलब उसका खर्चा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, ये जो इतना बड़ा सेक्शन हम लोगों ने 35AD को जाना, अब इस जानकारी का सटीक इस्तेमाल कैसे करना है, इस जानकारी को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखोगे ना तो आप इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि भाई हुआ क्या और होना क्या है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। Mr. A commenced operations of the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil. Point to be noted. Food grain है, sugar है, edible oil है. On 1/4/2022, he incurred capital expenditure of ₹80 lakh, 60 lakh and 50 lakh. तो warehouse बनाने के लिए उसने 3 खर्चा किया। फूड ग्रेन के लिए 80 लाख का खर्चा, शुगर के लिए 60 लाख का खर्चा, मतलब वेयर हाउसिंग के लिए, और एडिबल ऑयल के लिए 50 लाख का खर्चा रेस्पेक्टिवली। On purchase of land and building during the period of January 2022 to March 2022 exclusive, अच्छा इस पूरा खर्चा लैंड के लिए किया सर, 80 लाख 60 लाख 50 लाख लैंड के लिए खरीदा जनवरी 2022 टू मार्च 2022 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज दिस इन इट्स बुक्स, मतलब उसको कैपिटलाइज भी किया कि भाई दिस इज माय कैपिटल, जो मैंने लैंड में दिखा दी, ठीक है, और उसको कैपिटलाइज भी कर दिया 1 अप्रैल 2022 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप लोग सब अकाउंट्स जानते हो, मैं अकाउंट्स में ज्यादा नहीं बोलूंगा। The cost of land included the above figures is 50 lakh, 40 lakh and 30 lakh respectively during the previous year. The cost of land, जो खर्चा आपने किया ना 80, 60, 50, इसके अंदर लैंड का कॉस्ट कितना है बता रहे हैं, 50 लाख है, 40 लाख है एंड 30 लाख, मतलब 80 लाख पे 50 लाख लैंड के लिए है, 60 लाख पे 40 लाख लैंड के लिए है, 50 लाख पे 30 लाख लैंड के लिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लाख, 22-23 में उसने और खर्चा किया, 20 लाख का खर्चा किया, 15 लाख का खर्चा किया एंड 10 लाख का खर्चा किया, मतलब फूड ग्रेन के लिए 20 लाख, शुगर के लिए 15 लाख and edible oil के लिए 10 lakh respectively for extension and reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above business. समझ रहे सर? आगे सवाल क्या है? What is the question? क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि सर इतना सारा खर्चा बिजनेस के लिए कर तो दिया, स्पेसिफाइड बिजनेस है, बिल्कुल स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो दे आस्क यू कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 and the loss to be carry forward, अच्छा loss भी होगा तो carry forward कर सकते हो, assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified under section 35AD and wants to claim deduction under section 35AD and has not claimed any deduction under chapter 6A under heading C, deduction in respect of certain incomes. मतलब अगर वो 35AD क्लेम कर रहा है तो चैप्टर 6A या फिर हेडिंग C का जो भी है वहां पर वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा। साथ में ये भी बोला है the profit of the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil before claiming deduction under section 35AD and section 32, ठीक है, for assessment year 23-24 16 लाख, कितना प्रॉफिट हुआ देखो, ठीक है,
डिडक्शन क्लेम करने से पहले और 3580 का खर्चा क्लेम करने से पहले, ठीक है, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 एंड बिफोर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्लेम करने से पहले 23-24 में फूड ग्रेन के लिए 16 लाख का प्रॉफिट, एडिबल ऑयल के लिए, सॉरी बीच में कौन था, शुगर के लिए 14 लाख का प्रॉफिट हुआ और एडिबल ऑयल में 31 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये है बिजनेस का हिसाब। Also assume in respect of expenditure incurred, the payments are made by account pay check for ECS through bank account. मतलब 10,000 का ऊपर का खर्चा है तो बैंक अकाउंट के थ्रू से ही करना है, आप कैश यूज नहीं कर सकते, करोगे तो डिडक्शन नहीं होगा। सिंपल बात है, वही बकवास है। पहले बोलो मुझे क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर भी क्लियर हो जाएगा। बोलो सर। यस सर। तो चलो सर इसका आंसर को समझने का पूरा कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दी प्रोविजंस। बिकॉज हमें प्रोविजंस पता है तो फिर आंसर समझना बहुत बड़ी बात नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे इस तरह का क्वेश्चन का जवाब देना है आप पहले देख लो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें कुछ बातें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा 3 गोडाउन है सर। 3 गोडाउन क्या? एक गोडाउन फूड ग्रेन का, मतलब वेयर हाउस, ठीक है, फूड ग्रेन का वेयर हाउस है, एडिबल ऑयल का है और शुगर का है। ओके सर। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर ये जो एडिबल ऑयल है, ये जो एडिबल ऑयल है, क्या ये एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आता है सर? हम लोगों ने जो अभी लंबा लिस्ट पढ़ा था सर, भूलने से समझ में नहीं आएगा। द बिग क्वेश्चन इज दैट 3580 का जो लंबा लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे वेयर हाउसिंग के बारे में बात किया। जैसे यहाँ पर देखो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में बात किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने शुगर के बारे में भी बात किया, है ना, मैंने बात कर रहा था ना शुगर बिजनेस के बारे में। तो शुगर, फूड ग्रेन, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों ने एडिबल ऑयल के बारे में बात नहीं। तो पॉइंट बी नोटेड हियर, setting up of operating and warehousing facility for storage of edible oil is not a specified business, and Mr. A is not eligible for deduction under section 3580 in respect of capital expenditure incurred in respect of such business. बात समझ में आया ना सर? ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या सर, डिडक्शंस कितना मिलेगा? 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपका अवेलेबल होगा, जैसे शुगर में और फूड ग्रेन में। Deduction of 100% of the capital expenditure available under section 3580 for assessment year 23-24 in respect of specified business of setting up an operating warehousing facility for storage of sugar and setting up operating of storage of agricultural produce, जहां पर ऑपरेशन और कमेंट्स जो भी है, मतलब बिजनेस ऑपरेशंस एंड बिजनेस स्टार्ट जो हुआ है 1 अप्रैल 2012 के बाद या फिर 1/6/2009 के बाद शुरू हुआ, ठीक है, जो हमारे रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में काउंट नहीं होता, तो 3580 में वो स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। और क्या बात याद रखना पड़ेगा सर? अच्छा, और क्या याद रखना पड़ेगा मैं आपको आगे बताता हूँ, बट पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो इसीलिए क्या करना है, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई कौन सा 3580 में आने आया है, कौन सा 3580 में नहीं आना है। तो फूड ग्रेन एंड शुगर 3580 का पार्ट है। तो फूड ग्रेन का जो प्रॉफिट है और शुगर का जो प्रॉफिट एरिया है इसको अलग कर लो, ठीक है। और एडिबल ऑयल बिजनेस का जो प्रॉफिट कॉन्सेप्ट है इसे अलग कर। सो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउस ऑफ स्टोरेज एडिबल ऑयल बिफोर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से पहले कितना है? 31 का। अब डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इसमें तो लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना पड़ता है? तो 10% का कॉन्सेप्ट है प्लांट मशीनरीज पे, ठीक है, देख लीजिएगा बाद में। सो 30 लाख और 10%, कैसे आया 30 लाख? 50 लाख का आपका खर्चा हुआ था, ठीक है, 50 लाख का आपका खर्चा हुआ था। 50 लाख में से 30 लाख आपने लैंड के लिए यूज किया, है ना, और बाद में एक्सटेंशन के लिए 10 लाख यूज किया। जरा याद करो क्वेश्चन, याद करो। ये देखो, एडिबल ऑयल बिजनेस के लिए पहले आपने कितना कैपेक्स खर्चा किया था? 50 लाख। 50 लाख में से 30 लाख में आपने क्या खरीदा? लैंड खरीदा। और फिर आपने 10 लाख के लिए क्या खरीदा?
20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द आवर बिजनेस। तो कुल मिला के आउट ऑफ 50 30 चला गया आपका लैंड के लिए और 10 लाख चला गया आपको एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, 50 से 30 और 10 चला जाता है तो कितना बचता है? हाँ सर 40। तो 50 में से 30 चला गया और 10 लाख ऐड हो गया। ठीक है, 50 में से 30 लाख आपका खर्चा है। ओके, मतलब लैंड का खर्चा तो नहीं आएगा ना, और बाकी जो 10 लाख का खर्चा है वो ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 60 लाख बनता है। ठीक है, अब ये 50 लाख माइनस 30 लाख, सॉरी 60 लाख नहीं, 50 से 30 गया तो 20 लाख और 20 के साथ 10 लाख का आपका कंस्ट्रक्शन बना है, तो टोटल कुल मिला के 30 लाख और उसका 10% का डिप्रिसिएशन तो होता है आपका 3 लाख और 31 लाख आपने प्रॉफिट किया था। याद करो सर, याद करो, क्वेश्चंस को बार बार मैं दिखा रहा हूँ। कितने का प्रॉफिट किया था आपने एडिबल ऑयल बेच के? ये देखो 31 लाख का। तो 31 लाख में से 3 लाख डिप्रिसिएशन चला गया तो आपका बचता कितना है? 28 लाख। ये आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ये आपका टैक्स में चार्ज हो जाएगा। मतलब ये 28 लाख आपका प्रॉफिटेबल इनकम है, बिल्कुल इनकम। अब सर खेल है शुगर केन और फूड ग्रेन्स का। इसका जो वेयर हाउसिंग आपने बनाया, इसका हिसाब कैसे करोगे? सिमिलर काइंड ऑफ हिसाब है, बस यहाँ पर आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसको हिसाब करने के लिए क्या देखना है? पहले आप देख लो प्रॉफिट कितना आपने किया। इसमें 16 लाख, इसमें 14 लाख। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट में से डिडक्शन माइनस होगा। अब डिडक्शन कैसे माइनस होगा? 35 एडी वो देखो, ये मेन खेल है। अब देखो पूरा स्टोरी अगर आपको क्लियर पता है ना, 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैपिटलाइज हुआ। ठीक है, उसमें आपने जो लैंड परचेज किया उसको छोड़ना है, माइनस करना है ना। 80 लाख का आपने फूड ग्रेन के लिए लैंड मतलब टोटल खर्चा किया था, जिसमें 50 लाख आपका लैंड का खर्चा। तो 80 लाख में से 50 लाख हटाओ तो कितना रहता है? 30 लाख। सिमिलरली शुगर के लिए, आपके टोटल खर्चा आपने किया था 60 लाख का, जिसमें लैंड में खर्चा किया 40 लाख का, तो आपका बचता कितना है? 20 लाख। ये बात का ध्यान रखिए सर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1 5 2022, दैट इज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एंड कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना किया आपने? फूड ग्रेन के लिए 30 लाख, शुगर के लिए 20 लाख। 22-23 प्रीवियस ईयर में आपने और खर्चा किया। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया? एक्सटेंशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, फूड ग्रेन के लिए 20 लाख और शुगर के लिए 15 लाख। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 16 और इधर हो गया 30 और इधर हो गया 20। ठीक है, तो आप हिसाब लगाओ सर, आप हिसाब लगाओ अभी। तो 16, 30, 20, तो इधर आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? 50। प्रॉफिट कितना है? 16। इधर प्रॉफिट कितना है? 14 और खर्चा कितना है? 35। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल होगा। अब डिडक्शन कैसे देना है? 100% डिडक्शन अवेलेबल होता है। जितना खर्चा करोगे उतने का। ठीक है, आपको मैं पहले ही बोला इसका हिसाब। तो टोटल एक्सपेंडिचर 50 आपका फूड ग्रेन के लिए हुआ है। डिडक्शन कितना अवेल होगा? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 50 लाख खर्चा हुआ, 50 लाख अवेल हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन 35 एडी में 23-24 में 50 लाख इसका 35 लाख का खर्चा हुआ, 35 लाख इधर हो जाएगा। कुल मिला के दोनों मिला के 85 लाख का आपका डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात है, ये तो बन गया सर शुगर और फूड ग्रेन का। अब आपको ये हिसाब करना है कि सर आपका लॉस कितना हो। सर आपने प्रॉफिट किया था, ध्यान से देखो, प्रॉफिट किया था फूड ग्रेन बिजनेस में, फूड ग्रेन वेयर हाउस में प्रॉफिट था 16 लाख का, खर्चा है 50 लाख का। तो लॉस माइनस करो ना, लॉस को माइनस करो, 16 से माइनस करो रिडक्शन अमाउंट। तो 16 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 34। ये आपका लॉस है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सर? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 73A। आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने को मिलेगा। तो फूड ग्रेन बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है 34 लाख का, और शुगर वेयर हाउसिंग में 21 लाख का। कुल मिला के 55 लाख का लॉस है आपका। कुल मिला के 55 लाख का लॉस है, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज पर 73 है। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ था ये बिजनेस में, जो 35 एडी में अलाउड नहीं है, जो 35 एडी में अलाउड नहीं है, दैट इज एडिबल ऑयल में 28 लाख का।
ये है हिसाब। बोलो सर। The loss from specified business can be set off only against profit from another specified business. Point to be noted. ये जो आपका बिजनेस लॉस हुआ है ना, मतलब शुगर बिजनेस, शुगर वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज के लॉस को आप या तो शुगर के साथ ही एडजस्ट करें या फिर एनी अदर वेयरहाउसिंग बिजनेस के साथ एडजस्ट करें जो 35 AD में अलाउड है स्पेसिफाइड बिजनेस के तहत। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ आप कभी भी इसका लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस ऑफ 55 लाख from specified business of setting up an operating warehousing facility for storage of food grain and sugar cannot be set off against the profit of 28 lakh from the business of setting up operating warehousing facility। मतलब 55 लाख के साथ ये 28 लाख का जो हिसाब है ये एडजस्ट नहीं होगा। Since the same is not a specified business, such loss can however be carried forward indefinitely for set off against profit on the same or any other specified business। ये सेट ऑफ करने के लिए आप अगला 8 साल तक इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल, और एकदम सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही आप यूज करो। मतलब अगर मैं समरी करूं तो मतलब ये निकलता है कि फूड ग्रेन जो स्पेसिफाइड है, शुगर जो स्पेसिफाइड है, इसका जो वेयर हाउस कॉन्सेप्ट है, इसका लॉस को आप सिर्फ इसी के साथ अगले बिजनेस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करें। बट एडिबल ऑयल जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो स्पेसिफाइड नहीं है, इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये है सर 35 AD का स्पेशल डिस्कशन। आई थिंक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और प्रोविजन तो पहले ही मैंने आपको समझाया। बोलो सर, समझ आया कि नहीं आया? हेलो। यस सर। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो क्लास में बाकी और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक साथ बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और नोट्स जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, जिनके पास है वो पढ़ते रहे, जिनके पास नहीं है उनको मैं नोट्स आज शेयर करूँगा सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो फिर।